हेलो एवरीवन, मैं कल्पना अपने चैनल में आप सभी का स्वागत करती हूं। तो चलिए इधर पे आज का टॉपिक देखते हैं। तो देखिए, जलवायु यानी क्लाइमेट चैप्टर हम लोगों ने स्टार्ट किया है, जो कि क्लास 11 का भूगोल है आपका। इससे पहले 9 से आपका 6 से 10 तक का भूगोल मैंने आपका कवर करवा दिया है। तो अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाके देख लीजिए, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ कि चैप्टर नंबर 4 हमने स्टार्ट किया है। और अगर इससे आपने साइंस नहीं देखा है, क्योंकि अगर मैं देखिए साइंस जो है, साइंस के मैंने आपके 6 से 10 तक का पूरा साइंस करवाया हुआ है एनसीईआरटी का। और इस साइंस के मैंने चैप्टर बाय चैप्टर आपके टेस्ट भी करवाए हुए हैं, ठीक है। तो अगर आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, क्योंकि ज़्यादा प्लेलिस्ट अभी नहीं बनी है। तो आपको प्लेलिस्ट में आराम से चीज़ें मिल जाएंगी, जाके देख लेना। तो चलिए इस टॉपिक को स्टार्ट करते हैं, जहाँ से हमें इसको देखना था। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है आपका। देखिए इधर पे स्थिति तथा उच्च आवाज संबंधी कारक हमारे हो चुके हैं। इसके अलावा आज हमें देखना था, देखिए इधर पे थे हम लोग। तो देखिए हम लोगों ने क्या देखा था, वायुदाब एवं पवनों से जुड़े कारक। तो ये चीज़ देखनी थी हमें कि वायुदाब और पवनों से जो जुड़े हैं यानी कारक क्या हैं, यानी वायुदाब और पवनों से क्या प्रभाव पड़ता है, कौन साइड से पवनें आ रही हैं, किस प्रकार का प्रभाव डालती हैं, शीत ऋतु में कैसी चलती हैं, ग्रीष्म ऋतु में किस दिशा में चलती हैं, जिस दिशा से आती हैं जिस दिशा में जाती हैं उसका नाम क्या होगा पवन का। क्योंकि देखिए हर हवा को हम पवन तो कह नहीं सकते, उनके अलग अलग नाम भी होंगे। तो आपने सुने भी होंगे, पछुआ होता है किसी का नाम, उत्तर पूर्वी पवन, मानसून वाला, यानी अलग अलग प्रकार के नाम होते। तो चलिए इसको एक एक करके हम देखेंगे। तो देखिए इधर से हमें देखना था शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि। तो शीत ऋतु में मौसम की क्रियाविधि यानी अब हम शीत ऋतु में देखेंगे, फिर हम देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में। तो गौर से देखिएगा, इसमें फर्स्ट वाला आपका जो है इधर पे दिया हुआ है कि धरातलीय वायुदाब तथा पवन। धरातलीय यानी पृथ्वी की सरफेस से जुड़ी हुई, यानी अगर आप देखें तो क्षोभ मंडल होता है आपका। फिर देखिए इधर पे क्षोभ मंडल, फिर समताप मंडल, फिर होता है आपका क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर। तो इस प्रकार से देखिए, एक मिनट के लिए, क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, बहिर मंडल, यानी क्षोभ, समताप, मध्य, आयन, बहिर। इस प्रकार से आपके वायुमंडल होते हैं, ठीक है। स्टेप बाय स्टेप जैसे जैसे आप ऊपर ऊंचाई की साइड जाते हैं तो आपके मंडल चेंज होते जाते हैं, वायुमंडल, ठीक है। तो हम बात करनी है मात्र क्षोभ मंडल की, क्योंकि देखिए क्षोभ मंडल जो है हमारी पृथ्वी की सरफेस से, क्षोभ मंडल ही आपका 13 किलोमीटर, औसतन 13 किलोमीटर के आसपास है, 13-14 किलोमीटर आपका, ठीक है। तो क्षोभ मंडल में ही हम लोग रहते हैं, ठीक। तो हम क्षोभ मंडल की ही बात करेंगे, ठीक। तो क्षोभ मंडल में ही हमें देखनी है कि किस प्रकार से आपकी जो पवनें हैं चल रही हैं। तो सबसे पहले बात करिए ने धरातलीय वायुदाब तथा पवनें। धरातलीय यानी पूरी आपकी पृथ्वी की, जहां हम रहते हैं, इसकी सरफेस से जुड़ी हुई पवनें। तो इस चीज को गौर से देखिएगा कि अभी हमने क्या बात की है, धरती से जुड़ी हुई पवनें, यानी सरफेस से जुड़ी हुई, सरफेस से जुड़ी हैं, धरती से जुड़ी हैं, बिल्कुल पहले ही धरती की जो है परत से जुड़ी हुई है। तो इसको हम धरातलीय पवनें कहेंगे, ठीक। अगर ऊंचाई पर चलेंगे तो उसको अलग नाम देंगे, उसको हम आगे देखेंगे। तो देखिए धरातलीय वायुदाब, यानी जब धरातल पर पवनें चल रही हैं तो वायु दाब डालेंगी, यानी वायु चल रही है तो वो प्रेस करेगी आपको, प्रेशर डालेगी आपको। जैसे जैसे एग्जाम्पल देखिए, कभी भी आपने अगर साइकिल चलाई हो, गाड़ी चलाई हो, या आपने दौड़ लगाई हो, यानी कुछ भी आपने ऐसे, या फिर पतंग को आपने उड़ाया हो, यानी आपने कुछ भी ऐसी क्रिया की हो जो वायु के अपोजिट हो, यानी वायु इस साइड चल रही है, आप साइकिल इस साइड चलाने की कोशिश कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा कि आप पे एक फोर्स पड़ेगा, यानी वायु आप पे दबाव डालेगी। और जब वायु आप पे दबाव डालेगी तो आप जो साइकिल है उस दबाव की वजह से आप साइकिल मतलब वायु के अपोजिट नहीं खींच पाएंगे। और वायु तेज है तो फिर तो आप उसको बिल्कुल नहीं चला पाएंगे, कितनी भी दम लगा लें, ठीक है। तो वो चीज़ है आपकी। और अगर आप उसी की दिशा में चला दें तो क्या होगा, वायु आप पे उसी साइड दबाव डाल देगी, इसी साइड का। तो फिर क्या होगा, आप तेज गति से साइकिल चला पाएंगे, ठीक है। तो आपने इस चीज़ का अनुभव किया होगा कि जब आप वायु के अपोजिट चलना चाहें तो नहीं चल पाते हैं, क्योंकि वायु आप पे क्या करती है, दाब डालती है, यानी प्रेस करती है, आपको प्रेशर कर देती है, ठीक है। तो वही चीज़ है। देखिए इधर पे शीत ऋतु में बात हम कब की कर रहे हैं, जाड़े की बात कर रहे हैं। शीत ऋतु की दिमाग में डाल के रखना, क्योंकि इधर जो है पवन के नाम चेंज हो जाएंगे आपके शीत ऋतु में और ग्रीष्म ऋतु में। तो देखिए शीत ऋतु में भारत का मौसम होता है मध्य एवं पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। किससे होता है कि जो आपका एशिया है, और एशिया जो मध्य एशिया और पश्चिम एशिया में वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है। जैसे आप देखिए पूरब,
पश्चिम, उत्तर, दक्षिण। तो ये हो गया आपका मध्य एशिया, ये हो गया आपका पश्चिम एशिया, ठीक है। और ये आपका दक्षिण, दक्षिण में क्या है, दक्षिण एशिया में भारत है, ठीक है। तो इसी के वायुदाब के वितरण से प्रभावित होता है भारत दक्षिण में, ठीक है। देखिए इस समय हिमालय के उत्तर में तिब्बत पर उच्च वायुदाब केंद्र स्थापित होता है। बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, एग्जाम में सीधे सीधा आपसे पूछेगा कि कब हिमालय के उत्तर यानी तिब्बत में उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है। सीधा ये भी पूछ सकता है कि कब जो है तिब्बत में उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है, शीत ऋतु में या ग्रीष्म ऋतु में, कब होता है। तो देखिए इधर पे तो शीत ऋतु में दिखा रहा है, यानी शीत ऋतु में क्या होता है कि जो हिमालय का उत्तर है, पहले तो बात तो हिमालय के इस साइड है ना आपका तिब्बत चाइना, ठीक है। तो इस साइड आपका तिब्बत चाइना है, यानी हिमालय का ऊपर की साइड उत्तर ही होगा ना, ठीक है। तो ये हो जाएगा आपका हिमालय का उत्तर, और हिमालय के उत्तर में बैठा है तिब्बत, और तिब्बत का है पठार, ठीक है। तो उस पठार पे क्या होता है, उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित होता है। अब आप एक चीज़ बताइए कि वहाँ पे क्या हुआ, उच्च वायुदाब का केंद्र स्थापित हो गया, और इस समय क्या है कि भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब का केंद्र स्थापित है, यानी निम्न वायुदाब का आपका जो क्षेत्र बन रहा है। तो इधर पे होता क्या है, जो वायु होती है आपकी, वायु की दिशा किस प्रकार की होती है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है कि वायु की जो दिशा होती है उच्च से कहाँ को बहती है, तो ये निम्न की साइड बहना स्टार्ट कर देती है। यानी जब वायु चलेगी आपकी, जो हवा है, जो पवन है, जो वायु है, इसके अलग अलग नाम मैंने ले दिया आपके, तो जब ये चलेगी तो कैसे चलेगी, जहाँ उच्च प्रेशर दाब बन रहा होगा, यानी उच्च वायुदाब इसका बन रहा होगा, तो चलेगी उस साइड जहां इसे निम्न वायुदाब मिलेगा। तो जब तिब्बत के पठार पे उच्च वायुदाब क्षेत्र का केंद्र स्थापित हो चुका है, तो चलना किस साइड चाहेगा, किस साइड वायु चलना चाहेगी, हिमालय क्या करेगी, हिमालय के दक्षिण यानी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करना चाहेगी। क्यों, क्योंकि इस समय जो है शीत ऋतु में भारतीय उपमहाद्वीप में क्या बना हुआ है, तो भारतीय उपमहाद्वीप में इस समय पे जो है आपका निम्न वायुदाब केंद्र का क्षेत्र स्थापित हो रखा है। तो वायु क्या करेगी, तिब्बत के पठार से इंडिया के साइड बहना स्टार्ट करेगी, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में प्रवेश करना स्टार्ट करेगी। अब एक और चीज़ आप देखिए कि जैसे अगर आप इंडिया के, जैसे मान लीजिए ये रहा आपका इंडिया, ये रहा आपका 23.5, मान लीजिए ये रहा आपका 23.5 नॉर्थ यानी कर्क रेखा। तो अगर ये आपकी कर्क रेखा है, इस 23.5 नॉर्थ आपकी कर्क रेखा है, ठीक है। तो अगर आप जो अक्षांश है, अक्षांश की उच्च यानी उच्च अक्षांश की साइड जाएंगे, यानी अक्षांश के और ऊपर साइड जाएंगे, तो अक्षांश के अगर हम और ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, हमें ठंडा ठंडा मौसम मिलता है। क्यों मिलता है, जैसे हम उच्च अक्षांश पे जाते हैं ठंडा मौसम मिलता है। क्यों मिलता है, क्योंकि सूर्य की किरणें वहाँ पे जो है तिरछी पड़ना स्टार्ट हो जाती हैं। यानी पृथ्वी पर जो है आपकी, जैसे देखिए इधर पे ये रही आपकी इस प्रकार से पूरी पृथ्वी, ठीक है। ये बना ली मैंने पृथ्वी, इधर हो गया आपका सूर्य। अब सूर्य की किरणें सीधी पड़ेंगी इधर पे, ये 0 डिग्री, ये 23.5 नॉर्थ, 23.5 साउथ, 66.5, इस प्रकार से आपको ऊपर साइड हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए नीले कलर से मैं इधर पे सूर्य की किरणें अगर डालती हूँ तो इधर तो आपकी सूर्य की किरणें चले मान लीजिए सीधी पड़ती हैं, लेकिन अगर आप उच्च अक्षांश की बात करें तो सूर्य की किरणें इस प्रकार से पड़ेंगी, और जब तिरछी किरणें पड़ेंगी तो टेम्परेचर कम जाएगा, ठीक है। यानी उच्च अक्षांश पे टेम्परेचर कम पहुंचेगा, और जब टेम्परेचर कम पहुंचेगा तो वहाँ पे क्या रहेगा, सर्दी का मौसम रहेगा, ठीक है। तो क्या होगा कि जब अगर तिब्बत के पठार से जो पवन है वो चल के आएगी तो वो कैसी रहेगी, ठंडी हवाएं रहेंगी ना, रहेंगी ठंडी हवाएं। उन ठंडी हवाओं को हिमालय रोक लेता है इधर पर, ठीक है। अगर हिमालय ना होता तो बहुत सर्दी होती, ठीक है, इंडिया में बहुत सर्दी होती। क्यों, क्योंकि जो उच्च अक्षांश की जो आपकी केंद्र नहीं, ध्रुव की साइड से आपकी जो हवाएं चल के आती हैं रसिया से या ध्रुव से, आप जो देखेंगे उत्तर पोल या दक्षिण पोल आपके होते हैं, तो उत्तर पोल से अगर हवाएं चल के आती हिमालय के साइड तो क्या होता, बहुत ज़्यादा सर्दी पड़ती। क्योंकि अगर देखिए उत्तरी ध्रुव या दक्षिण ध्रुव से हवाएं चलती हैं, उधर पर मौसम ठंडा रहता है, 6 महीने का दिन रहता है, 6 महीने की रात रहती है, बर्फ़ जमी रहती है, ग्लेशियर है वहाँ पे, तो वहाँ पे हवा कैसी चलेंगी, ठंडी ही चलेंगी ना। इसी पे तो डिपेंड करेगा कि टेम्परेचर कहाँ कैसा पड़ रहा है, उसी के हिसाब से हवाएं चलेंगी। अगर आप पूछें भूमध्य रेखा पर कैसी हवाएं चलेंगी, तो भाई गर्म चलेंगी ना, भूमध्य रेखा पर हवाएं चलेंगी कि नहीं चलेंगी, क्योंकि भूमध्य रेखा पर सीधी किरणें पड़ जाती हैं, और जब सीधी किरणें पड़ती हैं सूरज का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा, और जब सूरज का प्रकाश ज़्यादा पड़ेगा तो टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा, टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो गर्मी होगी, ठीक। इतनी चीज़ मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा। यानी सीधी सीधी बात है कि जो तिब्बत पे हवाएं बन रही हैं, जो पवन बन रही हैं, जो उच्च वायुदाब का क्षेत्र बन रहा है, वो उच्च वायुदाब का क्षेत्र चलेगा किस साइड चलेगा, तो वो वायु चलेगी भारतीय उपमहाद्वीप की ओर, क्योंकि इस समय भारतीय उपमहाद्वीप में निम्न वायुदाब का क्षेत्र बन रखा है, तो इस साइड बहना स्टार्ट करेंगी, ठीक है। उच्च वायुदाब से निम्न वायुदाब की ओर बहती है। अब मैं अगर आपको एग्जाम्पल बताऊँ, देखिए ये रहा एक ड्रम, इतना पानी भरा हुआ है, ये रहा एक ड्रम, इसमें इतना पानी भरा हुआ। अब इसमें आप पाइपलाइन डाल दीजिए इस प्रकार से दोनों
दोनों में। तो बताइए पानी किस में जाएगा, किस डिब्बे में यानी किस ड्रम में पानी ट्रांसफ़र होगा। तो आप लोग कहेंगे सीधी सीधी बात है, इसमें पानी कम है तो पानी इस ड्रम का पानी इस ड्रम में ट्रांसफ़र होने लगेगा, यानी जो है पाइपलाइन इस ड्रम में डालने लगेगी। तो वही चीज़ तो है कि वहाँ पे जब हाई वायु दाब है तो वो लो की साइड चलेगा, वही चीज़ है। ठीक है, इस एग्जाम्पल को उससे रिलेट करिए, चीज़ें समझ में आ जाएंगी। चलिए आगे देखिएगा इसमें क्या है कि और क्या है इधर पे 1 मिनट के लिए। हाँ, तो वही चीज़ है, देखिए इधर पे दक्षिण में भारतीय उपमहाद्वीप की ओर निम्न स्तर पर धरातल के साथ साथ पवनों का प्रवाह आरंभ हो जाता है। प्रवाह मीन्स उसका बहना आरंभ हो जाता है। आगे देखिए, मध्य एशिया के उच्च वायुदाब केंद्र से बाहर की ओर चलने वाली धरातलीय पवनें भारत में शुष्क महाद्वीपीय पवनों के रूप में पहुंचती हैं। क्यों पहुंचती हैं? क्योंकि हिमालय है, इसलिए यहाँ पे पवनें तो आएंगी, लेकिन किसके रूप में आएंगी? शुष्क आएंगी, यानी सूखी सूखी टाइप की पवनें आएंगी। ठीक है, यानी अगर आप कहें तो जो हिमालय है अवरोधक का कार्य कर चुका है बीच में। चलिए आगे देखिएगा, ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिमी भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं। अब व्यापारिक पवनें हैं, व्यापारिक पवनें इनको बोला क्यों जाता है, इनको ट्रेड विंड क्यों बोला जाता है? क्यों? क्योंकि ये जो पवनें हैं, जब हमारा इतना टेक्नोलॉजी नहीं था तब इन पवनों से व्यापार होता था। व्यापार कैसे होता था? मतलब मानसून या ये पवनें देखी जाती थी कि इस महीने में पवनें चलने वाली हैं आपकी। ठीक है, तो जब जैसे पवनें चलती तो पवनों के हिसाब से जहाज़ों को समुद्र में चलाया जाता था और एक देश से दूसरे देश तक जाने के लिए इन्हीं पवनों का उपयोग किया जाता था। इसलिए इनको क्या कहा जाता है? व्यापारिक पवनें कहा जाता है, यानी इसको ट्रेड विंड नाम दे दिया गया। जैसे देखिए क्या होता था, जैसे आपका एक जहाज है तो उस पर बड़े बड़े पाल डाल दिए जाते थे। पाल मीन्स बहुत बड़ा बड़ा कपड़ा लगा दिया जाता था, बहुत बड़ा बड़ा। तो जब कपड़ों पर सीधे हवा पड़ती थी ना तो उसका खिंचाव होता था। ठीक है, तो जहाज उसी साइड चलाया जाता था जिस साइड पवन की गति होती थी। जैसे इस साइड है तो जहाज की दिशा भी इसी साइड रखी जाती थी और उसी के हिसाब से व्यापार किया जाता था। उसी के हिसाब से देखा जाता था कि पवनें इस महीने में आएंगी तो इस महीने में हम दूसरे देश में व्यापार करने जाएंगे, इसलिए इनको नाम दे दिया ट्रेड विंड। तो वही चीज़ बताई हुई है कि ये जो पवनें चली हैं, तिब्बत वाली पवनें इधर पे आ रही हैं, तो ये महाद्वीपीय पवनें उत्तर पश्चिम भारत में जाएंगी। यानी अगर आप इस प्रकार से बात करें तो देखिए पूरब, पश्चिम, उत्तर और दक्षिण। तो उत्तर पश्चिम आपका कौन सा भाग होगा? ये वाला। तो ये उत्तर पश्चिम भारत में व्यापारिक पवनों के संपर्क में आती हैं। तो इधर पे क्या करती हैं? व्यापारिक पवनों के संपर्क में आ जाती हैं। लेकिन इस संपर्क क्षेत्र की स्थिति स्थायी नहीं है, यानी इस संपर्क क्षेत्र की जो स्थिति है ऐसा नहीं है कि अगर आप बोले राजस्थान में मिले या फिर मतलब आप बोल दें यूपी में मिल रही है, महाराष्ट्र में मिल रही है, तो इस प्रकार की इनकी स्थिति नहीं है कि भाई यहाँ पर ही ये हर साल मिलेगी, कहीं पर भी मिलती रहती हैं। चलिए इसको थोड़ा आगे देखते हैं। देखिए इनकी स्थिति कहाँ तक चेंज हो जाती है, इस चीज़ में इसमें दिया हुआ है इस बारे में। कई बार तो इनकी स्थिति खिसक कर कहाँ तक देखी गई है, तो इनकी स्थिति जो खिसकी हुई है उसको कहाँ तक देखा गया है? तो देखिए अभी तो इन उत्तर पश्चिम की बात की थी, लेकिन इसकी स्थिति खिसक कर हमने देखी हुई है पूर्व में, यानी देखिए पश्चिम से पूर्व आ गया, यानी इनकी स्थिति इतनी खिसकती हुई देखी गई है। तो पूर्व में मध्य गंगा घाटी, यानी गंगा घाटी के मध्य में यानी यूपी तक देखी गई है, बिहार भी आप बता सकते हैं इसको। ठीक है, कि ऊपर पहुंच गई है पवनों की जो है मिलान स्थिति। आगे देखिए परिणाम स्वरूप मध्य गंगा घाटी तक संपूर्ण उत्तर पश्चिमी तथा उत्तरी भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी पवनों के प्रभाव में आ जाता है। तो क्या होता है कि इसके परिणाम स्वरूप जो होता है मध्य गंगा घाटी तक तो ये पवनें पहुंचती हैं। अब क्या होता है कि पूरा तो आपका उत्तर पश्चिम भारत, ठीक है, जैसे अगर आप इस प्रकार से बांट लीजिए, सीधी बात है, हमें तो दिशाएं देखना है, जो आपका भूगोल है दिशाओं पर निर्भर है। तो उत्तर पश्चिम ये वाला क्षेत्र आपका आ जाएगा, उत्तर भारत में आपका ये वाला क्षेत्र आ रहा है। ठीक है, तो उत्तर भारत इन शुष्क उत्तर पश्चिमी यानी ये पूरा क्षेत्र आपका जो उत्तर या उत्तर पश्चिम, ये पूरा क्षेत्र क्या होता है? इन हवाओं के प्रभाव में आ जाता है भारत का। चलिए इसमें थोड़ा आगे देखिएगा, इसमें दूसरा जो पॉइंट दिया हुआ है वो दिया हुआ आपका जेट प्रवाह है। कौन सा दिया हुआ है? जेट प्रवाह और ऊपरी वायु संचरण। जूम कर दूं मैं इसको थोड़ा ताकि आप लोगों को क्लियर दिखाई दे। देखिए इससे ज़्यादा जूम होगा नहीं, तो चलिए इसको देखिए। अब देखा है क्या देखा हमने उधर पे देखा था धरातलीय पवनें। धरातली यानी सरफेस के कांटेक्ट में थी, यानी सरफेस यानी क्षोभमंडल के बिल्कुल नीचे स्तर पे थी, तो हम उसको क्या कह रहे थे? धरातलीय पवनें, क्योंकि धरती से जुड़ी हुई हैं तो हम उसको धरातल से कह देंगे। लेकिन इधर पे देखिए क्या है, 1 मिनट के लिए देखिए इधर पर जो आपकी जेट प्रवाह है तो इसको हम कहते हैं ऊपरी वायु परिसंचरण। अब इसको ऊपरी वायु संचरण क्यों कहा गया? इसको ऊपरी वायु परिसंचरण क्यों कहा गया? तो इसको देखिए क्यों कहा गया। ये जो जेट पवनें होती है, पहली बात तो आपको याद रखना है कि नीचे चलती ही नहीं है, यानी अगर आप क्षोभमंडल की बात करें तो क्षोभमंडल की ऊपरी परत में चलती हैं। किस परत में?
क्षोभ मंडल की ऊपरी परत में चलती हैं। ऊपरी परत में बोले तो क्या मतलब है इसका मतलब है कि 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर चलती हैं। कितनी? 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई के बीच में चलती हैं। कौन? जेट प्रवाह। याद रखिएगा, इनकी जो चलने की वो होती है, कब चलते हैं, कहाँ चलती हैं, तो 9 से 13 किलोमीटर के ऊपर चलती हैं, इसलिए इनको क्या कहेंगे? अब ऊपर चल रही हैं भाई, तो इसका नाम सीधी सीधी बात है, हम इसको कह देंगे ऊपरी वायु परिसंचरण। ठीक है, चलिए इसको देखिए। जिन पवनों का ऊपर वर्णन किया गया है वे धरातल के निकट है, यानी जो हमने अभी देखी पवनें वो कैसी हैं? वो धरातल के नीचे चल रही हैं। ये वायुमंडल की या क्षोभ मंडल की ऊपरी परत पर नहीं है, ये कैसी है? धरातल के निकट या वायुमंडल की निचली सतहों में चलती हैं। निचले वायुमंडल के क्षोभ मंडल पर धरातल के लगभग 3 किलोमीटर बिल्कुल 3 किलोमीटर ऊपर बिल्कुल भिन्न प्रकार का वायु संचरण होता है। देखिए, अगर सीधी बात है, अभी आप अपने घर में बैठे होंगे, अगर आप छलांग मार के 3 किलोमीटर ऊपर जाते हैं तो आपको जो है 3 किलोमीटर के बाद क्या मिलेगा, या 3 किलोमीटर पर आपको देखने को मिलेगा कि जो स्थिति वायुमंडल जहाँ हम थे अपने घर पे छत पे, वहाँ पे थी, उससे अलग है। ठीक है, छलांग नहीं मार सकते आप, जैसे हेलीकॉप्टर वगैरह से आप 3 किलोमीटर ऊपर चले जाएं, या मतलब ठीक है। तो अगर आप ऊपर की साइड जाते हैं तो आपको स्थिति देखने को मिलेगी कि ऊंचाई पर जाने पर क्या है कि वो स्थिति नहीं है जो हम जैसे हम अपने घर पर बैठ के देख रहे थे। जैसे 1 मिनट के लिए एग्जाम्पल मैं आपको दूँ कि मान लीजिए आप यूपी में रहते हैं, ठीक है, जैसे मैं यूपी में रहती हूँ, ठीक है, मान लिया यूपी में हूँ मैं, ठीक है। तो अगर आप यूपी में रहते हैं तो यूपी के मैदान आपके कैसे हैं? समतल मैदान है, ठीक है, यानी मैदानी क्षेत्र है यूपी का। लेकिन वहीं आप बात करते हैं जम्मू कश्मीर, वहीं आप बात करते हैं अरुणाचल प्रदेश, वहीं आप बात कर देते हैं सिक्किम, ठीक है। यानी आप ऐसे क्षेत्र की बात करिए जहाँ पे आपको पहाड़ी क्षेत्र देखने को मिले। तो पहाड़ी क्षेत्र में क्या होगा? पहाड़ी क्षेत्र यानी पहाड़ों पर, इधर रहा अगर आपका यूपी, और अगर आप इधर पे बात करते हैं तो ये ऊंचाई आपकी ऊंची है ना, तो अगर आप इधर पे जाते हैं तो आपको पता है घुटन होगी। घुटन क्यों? क्योंकि जो है जैसे ही हम वायु ऊपर की साइड जाएंगे तो वायु जो है विरल अवस्था में होने लगती है, यानी वायु जो उतनी घनी नहीं पाई जाती है जितनी धरातल पर पाई जाएगी। ठीक है, तो उसमें क्या होगा कि वायु जो है आपको विरल मिलेगी, आपको घुटन होगी। क्यों होगी? क्योंकि ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी। ऑक्सीजन की कमी होने लगेगी तो आप एकदम से अगर पहाड़ी क्षेत्र पर जाते हैं तो हमें घुटन महसूस होने लगती है, क्योंकि हमें वो ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है जो हम एक समतल मैदान यानी यूपी में रह के ले रहे हैं। वो हमें जम्मू कश्मीर में या ऊंचे स्थान पर वो ऑक्सीजन नहीं मिलेगी, तो उस चीज़ का प्रभाव आपका पड़ने लगता है। चलिए इसका थोड़ा आगे देखते हैं कि लगभग 3 किलोमीटर अगर आप ऊपर देखते हैं तो इसका वायु संचरण का पूरा जो है इसका प्रभाव आपको अलग अलग देखने को मिलेगा। ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं होती है। फिर से देखिए इधर को कि जो आप देखिए ऊपरी वायु संचरण के निर्माण में देखते हैं, यानी जो आपका ऊपर मतलब अगर आप धरातल से ऊंचे की साइड जाते हैं, अगर आप धरातल से इस ऊपर की साइड जाते हैं तो उस ऊपर की साइड में क्या है कि ऊपरी वायु परिसंचरण के निर्माण में, यानी जो उधर पे वायु का निर्माण हो रखा है, जो वायुमंडल वहां पे बन रखा है, ठीक है, तो पृथ्वी के धरातल के निकट वायुमंडलीय दाब की भिन्नताओं की कोई भूमिका नहीं है। यानी सीधी सीधी बात है कि जो ऊपर वायु परिसंचरण बन रखा है, जो वायु ऊपर आपकी विरल है, घनी है, कैसी है, किस प्रकार का दाब डाल रही है, कौन सी गैस है, कौन सी नहीं है, तो उस चीज का प्रभाव इस चीज से नहीं है, बिल्कुल भी अलग अलग संबंध है। यानी कोई भी इससे चीज वो नहीं है कि जैसे आप कहें कि वायुमंडल का निचला सतह है या धरातलीय पवनें जो चल रही हैं उसमें इतना वायु दाब प्रेशर पड़ रहा है तो ऊपर प्रभाव पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। इन दोनों चीज अलग अलग हैं, ठीक है, दोनों चीजें अलग अलग हैं, ठीक है। यानी इस चीज से बता दिया उन्हें कि इस चीज की कोई उसमें भूमिका नहीं है कि जो धरातल पर आपको वायु प्रेशर पड़ रहा है, अगर आप ऊपर 3 किलोमीटर के ऊपर जाते हैं तो अगर आप ऊपर देखते हैं 3 किलोमीटर के ऊपर, तो इन चीजों में कोई भी एक दूसरे से चीजें सिमिलर नहीं है, ना ही एक दूसरे का एक दूसरे पर प्रभाव पड़ता है। अब देखिए जो आपकी जेट पवनें हैं, जेट धाराएं जो चलती हैं, जेट स्टीम बोलते हैं, जेट धाराएं बोलते हैं, जेट पवनें बोलते हैं, जेट हवा बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, तो चलती कितने से कितने में, तो 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये बहती हैं। तो इसकी ऊंचाई आप याद रखिएगा जेट पवनों की कहाँ से कहाँ बहती हैं, तो 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती हैं। इसका याद रखना कि कितनी ऊंचाई पर है, तो 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर ये पवनें आपकी बहती हैं, ठीक है। अब देखिए क्या है, 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर समस्त मध्य, ठीक है, समस्त मध्य एवं पश्चिमी एशिया, यानी जो ये पवनें हैं एशिया के पूरे मध्य में और एशिया के पश्चिम में, फिर से आप दिशाओं का निर्धारण अगर करते हैं तो पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण, तो ये तो हो गया आपका मध्य,
गया पश्चिम, तो बहती हैं, ठीक है, इस भाग में बह रही हैं ये पवनें। अब देखिए बहती कहाँ से हैं, कहाँ को जाती हैं, तो इस चीज़ को देख लीजिए कि बह कहाँ रही हैं, तो मध्य एशिया तथा पश्चिमी एशिया में बह रही हैं। अभी आती कहाँ से हैं, तो देखिए पश्चिम से पूरब बहने वाली पछुआ पवनों के प्रभावाधीन होती हैं। तो देखिए क्या होता है कि बहती कहाँ से हैं, तो एशिया में पश्चिम से पूर्व बहने वाली पछुआ पवनें। अब देखिए पछुआ पवनों से कैसी होती हैं, उनसे प्रभावाधीन होती हैं, यानी उनसे पछुआ पवनों से इन पर प्रभाव पड़ जाता है, किन पर, जेठ धाराओं पर। देखिए क्या है, इनको पछुआ क्यों कहा, देखिए अगर ये पूरब से बहती तो हम इनको पूर्वा कहते, ठीक है, क्या कहते हैं हम इनको, पूर्वा कहते, लेकिन ये बहती हुई कहाँ से आ रही हैं पवनें, पश्चिम से, तो हमने इसको पछुआ कह दिया, ठीक है। अब देखिए इधर पे अगर इस साइड से आएंगी, तो क्या होता है कि पश्चिम से आ रही हैं तो हमने पछुआ कह दिया, अगर पूरब से बहती तो हम इनको पूर्वा कह देते। और दिशाओं का निर्धारण कैसे करते हैं, हम इनका नाम कैसे निर्धारित करते हैं, इनकी पूछ से करेंगे, जिस साइड से आ रही हैं उनसे इनका नाम का निर्धारण करते हैं, ना कि जिस साइड बह रही हैं उनसे, ठीक है। तो इसके अगर मोह की अगर आप बात करते हैं कि जैसे अगर मान लें कि एक हवा इस साइड से चलती आ रही है, ठीक है, तो अगर आप देखेंगे कि चल इस साइड रही है तो आप इसका नाम पश्चिम की साइड चल रही है तो आप इसका नाम पछुआ रख देते, गलत होगा, क्योंकि हम निर्धारण किससे करते हैं, जहां से पवन चल के आ रही है, यानी जहां पे उसकी पूंछ है उससे निर्धारण करेंगे कि उस साइड से आ रही है तो इसका नाम हम क्या रखें, ठीक है। जैसे आगे देखिए ये पवनें तिब्बत के पठार के समांतर किसकी बात कर रहा है, तो जेठ पवनों की बात कर रहा है कि जो जेठ पवनें हैं ये तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। क्या होता है कि जैसे आपका तिब्बत पठार है, ठीक है, हिमालय है आपका, मान लीजिए ये रहा हिमालय, अर्धवृत्ताकार हिमालय, ठीक है, अर्धवृत्ताकार हिमालय है। अब हिमालय की साइड तो है आपका तिब्बत, ठीक है, इधर पे तिब्बत का पठार है, तो इन लोगों ने बता रखा है कि ये पवनें तिब्बत के पठार के समांतर हिमालय के उत्तर में एशिया महाद्वीप पर चलती हैं। हिमालय का उत्तर कौन सा होगा, ये वाला रीजन, देखिए इधर पे ये वाला क्षेत्र आपका हिमालय का उत्तर होगा, तो हिमालय के उत्तर में किसके समांतर, तिब्बत के पठार के समांतर चलती हैं, ठीक है। अब क्या होता है आगे देखिए, हमने देख लिया इसके उत्तर में चलती हैं हिमालय के, तिब्बत के पठार के समांतर चलती हैं, ठीक है, मान ली बात। अब देखिए आगे क्या होता है, इन्हें जेठ प्रवाह कहा जाता है, इन्हीं पवनों को हम क्या कहते हैं, जेठ प्रवाह कहते हैं। अब एक चीज़ और इधर पे है कि तिब्बत का उच्च भूमि, क्या होता है कि तिब्बत का पठार जो है आपका कहीं पे ऊंचा होगा, कहीं पे नीचा होगा, ठीक है, उच्चावच की स्थिति आपने को देखने को मिलेगी। ऐसा तो है नहीं कि पठार है तो बस एक जैसा हो जाए, या पवने उसके जेठ पवने ऊपर ऊपर ही चलती रहें। या आप हिमालय की बात करें तो हिमालय भी तो आपका कहीं पे ऊंचा है, कहीं पे नीचा है, इस प्रकार से, ठीक है, कहीं पे बिल्कुल से कटा फटा है, कहीं पे बहुत ज़्यादा ऊंचाई पे है, कहीं पे ग्लेशियर है, तो इसी प्रकार से आपका पठार है तिब्बत का, ठीक है। तो उसमें बता रखा है कि तिब्बत की जो उच्च भूमि है, यानी आप जो क्या है कि तिब्बत का जो बहुत ज़्यादा उच्च भूमि है, तो जो 9 से 13 किलोमीटर के बीच पवनें चल रही हैं उन पवनों को अवरोधक कर देता है। क्या करता है, उन पवनों को अवरोध कर देता है, यानी रोकता है। पवने हैं रुकेंगी नहीं। अब हवा पानी कैसे रुकेगा, बिल्कुल नहीं। हवा पानी प्रकाश आप इसको रोक तो सकते नहीं, तो नहीं रुकेगी। वो क्या करेंगी, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाएंगी। किससे टकराने के बाद, तिब्बत के पठार की उच्च भूमि के टकराने के बाद। तो सीधी सीधी कहा जाता है कि तिब्बत के पठार से टकराने के बाद जो आपकी हिमालय जो जेट पवनें चल रही हैं, जो जेट पवनें आपकी इस साइड से आ रही हैं पश्चिम की साइड से, वो क्या होती हैं, 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। और जब 2 पार्ट में डिवाइड होंगी तो क्या होगा, भारत में चली आएंगी, बिल्कुल आएंगी। चलिए अब थोड़ा आगे देखिएगा। अब इसमें क्या होगा, तिब्बत उच्च भूमि इन जेट प्रभावों के अवरोधक और मार्ग में अवरोधक का काम करती है। यानी जितनी भी तिब्बत की उच्च भूमि है इनको रोकती है, लेकिन ये रुकती नहीं है, बल्कि 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती हैं। जिसके परिणाम स्वरूप क्या होता है कि जो जेट प्रवाह है आपका 2 पार्ट में डिवाइड हो जाता है। ठीक है, 2 पार्ट में बट गया। इसकी एक शाखा तो आपके तिब्बत के पठार के उत्तर में बहने लगेगी। मान लीजिए ये रहा आपका तिब्बत का पठार, ठीक है, मान लिया हमने ये रहा तिब्बत का पठार। अब हमें क्या करना है, इधर से हम जेट प्रवाह चलाएंगे तो देखिए ये तो जेट धारा आपकी चलती आ रही है, अब इससे टकरा गई, अभी 2 पार्ट में डिवाइड हो गई, इस प्रकार से चलेगी। अभी क्या होगी, जब इस प्रकार से चलेगी तो एक तो चलेगी आपकी इसके तिब्बत के पठार के उत्तर में बह गई। यानी तिब्बत के पठार में अगर आप इस साइड देखेंगे दिशाओं के हिसाब से, तो क्या हुआ कि तिब्बत का पठार का उत्तर हो गया ये, तो एक तो बहने लगी तिब्बत के पठार के उत्तर में, और दूसरी शाखा जो है ये इंडिया में प्रवेश कर गई। ठीक है, तो इस प्रकार से इंडिया में क्या होती है, जेट प्रवाह आ जाता है, जेट स्ट्रीम, जेट धारा आ जाती है। तो ये किस साइड आ गई, और ये जो इस साइड आती है क्या करती है, हिमालय के समांतर बहना स्टार्ट कर देती है। अब देखिए थोड़ा आगे देखते हैं तो क्या हुआ कि ये क्या हुआ, तिब्बत के पठार के उत्तर में बहने लगी एक शाखा, तथा जो दूसरी शाखा है जेट प्रवाह की दक्षिणी शाखा, जो हमने नीचे वाली शाखा देखी, वो क्या करती है,
उसका क्या रोल है, वो क्या करेगी कि वो हिमालय के दक्षिण में पूरब की ओर बहने लगती है। इधर फिर से समझिए कि ये इसको थोड़ा जूम कर लूँ मैं, देखिए इधर पे हमने देखा ये रहा तिब्बत, एक धारा, एक शाखा इधर, एक शाखा इधर। अब जो ये वाली आई ना, ये क्या करती है, हिमालय के दक्षिण में बहना स्टार्ट करती है। इधर पे कहीं आपका हिमालय है, ठीक है, इधर पे आपका हिमालय, तो हिमालय का दक्षिणी भाग, तो ये हिमालय के दक्षिण में बह रही है। वो बहती किस साइड है, बहती तो भाई पूरब के साइड बह रही है, इस साइड बह रही है, यही तो आपका पूरब है, तो पूरब के साइड बह रही है। ठीक है, मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी। अब देखिए इधर पे क्या है आपका, थोड़ा इम्पोर्टेंट है, इसको थोड़ा समझना कि इधर पे आपका अब क्या है। तो इधर पे देखिए क्या है, एक मिनट के लिए देखिए इधर पे क्या है, देखिए इधर पे क्या है कि जो है अब जो जेट स्ट्रीम आपकी जो एक है उसने क्या किया, इंडिया में प्रवेश कर लिया। अब क्या होता है कि वो इंडिया में प्रवेश करती है तो कितने से कितने अक्षांश पर बहेगी। तो देखिए इस दक्षिणी शाखा की औसत स्थिति कहाँ रहती है, तो हम बात किसकी कर रहे हैं, शीत ऋतु की, यानी सर्दियों की। तो बहेगी कब, फरवरी में, ठीक है, सर्दियों की बात कर रहे हैं तो कब होगा, दिसंबर, जनवरी, फरवरी, यही तो मौसम, यही तो महीने आपके सर्दी के रहते हैं। तो फरवरी में बहती है, और बहती कहाँ से कहाँ तक है, तो 25 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांश के ऊपर बहती है। अब ऊपर ही बहती है ना, 9 से 13 किलोमीटर की ऊंचाई पर बहती है, ठीक है, तो 25 डिग्री के आसपास बहती है, ठीक है। यानी अगर आप बात करते हैं कर्क रेखा, तो कर्क रेखा हमारी इंडिया को 2 बराबर पार्टों में डिवाइड करती है। तो जस्ट कर्क रेखा के ऊपर, यानी कर्क रेखा के थोड़ा ऊपरी अक्षांश में जाएंगे तो आपको मिलेगा 25 अक्षांश, क्योंकि कर्क रेखा आपकी 23.5 अक्षांश की है, ठीक है। तो यानी कर्क रेखा के जस्ट ऊपर, यानी अगर बात करते हैं आप गुजरात, मध्य प्रदेश, इससे आपकी कर्क रेखा गुजरी हुई है, तो अगर आप देखते हैं तो ऊपर की साइड हल्की सी बहेगी। अगर आप बात करें तो राजस्थान, अगर आप बात करें तो थोड़ा आपका जो है आपका यूपी का मैदान, बिहार, तो यहाँ पर बहने लगती है, ठीक है। अब देखिए आगे, अब क्या है कि इसमें क्या बता रखा है, 25 उत्तरी अक्षांश पर बहती है। और अगर आप इंडिया का अक्षांश मतलब हाई अक्षांश देखें, तो इंडिया का हाई अक्षांश आपका जम्मू कश्मीर का कितना है, 37 डिग्री 6 मिनट है, ठीक है। और लो अक्षांश कितना है इंडिया का, अगर आप कन्याकुमारी में देखें तो 8 डिग्री और 4 मिनट है, ठीक है। तो इतना इंडिया का जो है ऊपरी अक्षांश 37 डिग्री है, और बहती कहाँ है, 25, यानी इंडिया के बीच में ही रही होगी, यानी इंडिया के अंदर ही बह रही है ना। वैसे भी अगर आपकी जो है, अगर जो ये जेठ धारा है अगर हिमालय के दक्षिण में बहेगी तो इंडिया में ही रहेगी, क्योंकि हिमालय का दक्षिण भाग में इंडिया ही है आपका पूरे में, ठीक है। तो बताने की जरूरत है नहीं, फिर भी मैंने आपको बता दिया। तो क्या करती है, ये लगभग 25 अक्षांश के ऊपर बहती है। इसका दाब जो होता है, अब देखिए हवा बहेगी तो दाब तो डालेगी, तो इसका जो दाब स्तर होता है वो 200 से 300 मिलीबार होता है। ऐसा माना जाता है कि जेट प्रवाह की यही दक्षिणी शाखा भारत में जाड़े मौसम पर बहुत महत्वपूर्ण प्रभाव डालती है। तो बहुत इंपॉर्टेंट आपके लिए है। तो अगर आप वन एग्जाम देते हैं तो आपको याद क्या क्या करना है कि कितने से कितनी ऊंचाई पर बहती है, कौन से महीने में बहती है, और कितने से कितने अक्षांश पर बहती है। और अगर हो सकता है आपसे ये भी पूछ ले कि जेट प्रवाह जो है कौन कौन से राज्य से होकर बहती है। तो देखिए अगर 25 डिग्री इधर पे है तो एक तो आपका राजस्थान तो होगा ही 25 डिग्री पे, ठीक है। इसके बाद आपका थोड़ी बहुत एमपी भी काट देगा 25 डिग्री, और नहीं मानते हैं आप तो यूपी तो मान ही लीजिए काटेगा। लेकिन अगर नहीं मानते एमपी तो देखिए राजस्थान और आपका जो है हरियाणा या मतलब इसी के आसपास रहती है 25 की, तो यूपी, बिहार, तो इस प्रकार से आपके राज्य कुछ आ जाएंगे। अब देखिए अब इधर पे तीसरे पॉइंट की बात करी हुई है, तो देखिए 2 पॉइंट हमने देख लिया, एक तो आपका ऊपरी प्रवाह देख लिया, एक हमने धरातलीय प्रवाह देख लिया, और हम तीसरा पॉइंट देखेंगे पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। तो ये थोड़ा समझिए क्या है, ये इंपोर्टेंट है आपका कि पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ क्या मतलब है। जो पश्चिम से चलने वाले चक्रवात होंगे उसी को तो हम पश्चिमी चक्रवातीय विक्षोभ कहेंगे। या फिर बता रखा है कि उष्णकटिबंधीय चक्रवात। उष्णकटिबंधीय क्यों कहा इसको उष्णकटिबंधीय नाम ही क्यों दिया, तो आपको पता है कि अगर हम, ये रहा आपका पूर्व पृथ्वी, तो ये आपका भूमध्य रेखा रहा, ठीक है, ये रही आपकी 23.5 कर्क, ठीक है, और ये आपका 23.5 कर्क हो गया, ये भूमध्य हो गया 0 डिग्री अक्षांश हो गया, ये हो गया आपका 23.5 साउथ, ठीक है, ये आपका 66.5 इधर पे हो जाएगा, और नॉर्थ ये आपका 66.5 साउथ हो जाएगा। अब मैं इसको कलर करने वाली हूँ, तो देखिए सबसे पहले मैंने रेड से कलर किया, तो मैंने पार्ट कर दिया आपका 23.5 से 23.5 कलर कर दिया। अब इधर मैं पिंक रंग लूँगी, इधर पे पिंक कलर से देखिए
पिंक कलर से मैंने कुछ भाग इसका जो है कलर कर दिया। अब इधर पर मैंने इसको ग्रीन कर लिया, तो ग्रीन में देखिए क्या है, अब मैंने ग्रीन से एक पार्ट इसका जो है कलर कर दिया। अब इसमें क्या होता है, मैंने पहले भी आपको समझाया था कि जो 23.5 से लेके यानी इधर पे देखिए, अगर आप देखते हैं तो येलो कलर से देखिए कि इसका जो ये पार्ट है यानी 23.5 नॉर्थ से 23.5 साउथ जो पार्ट है, पूरी पृथ्वी की बात करी है मैंने, पूरी पृथ्वी की। तो जो 23.5 से और 23.5 साउथ से लेकर 23.5 नॉर्थ के बीच में जो पार्ट आता है, इसको हम कहते हैं उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। क्या कहते हैं इसको? कहते हैं हम उष्णकटिबंधीय क्षेत्र। अब दूसरी बात देखिए, जो 66.5 से 90 अक्षांश के बीच पार्ट आते हैं दोनों साइड के, नॉर्थ हो या साउथ, तो इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको हम कहते हैं शीत कटिबंधीय। शीत क्यों कहते हैं? क्योंकि उधर पर सर्दी ही पड़ती रहती है, तो ठीक है, तो हम उसको शीत कह देते हैं। लेकिन अगर आप बात करते हैं 23.5 से 66.5 यानी इस पार्ट की अगर आप बात कर रहे हैं, इस पार्ट की अगर आप बात कर रहे हैं, तो देखिए उष्ण और शीत से मिलके बनेगा शीतोष्ण। क्या बनेगा? शीतोष्ण। क्यों? क्योंकि यहाँ पे ठंडक भी रहती है और सूर्य की किरणें तिरछी भी पड़ती हैं, तो अच्छा खासा टेम्परेचर भी पहुँच जाता है। ठीक है, तो दोनों से मिलकर बीच का भाग बन जाता है, तो उसको हम कहते हैं शीतोष्ण। ठीक है, तो ये आपका हो गया। तो वही चीज़ बता रखा है इन्होंने, क्या बताया इन्होंने? उष्ण शब्द का प्रयोग किया, यानी जो चक्रवात उष्ण पार्ट में चलेंगे, उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चलेंगे, यानी 23.5 से लेके नॉर्थ से लेके 23.5 साउथ के बीच में जो चक्रवात चलेंगे, तो इनको हम कहेंगे उष्ण कटिबंधीय चक्रवात। ठीक है, और इनको पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ क्यों कहते हैं? क्योंकि पश्चिम से चलेंगे तो हम इसको पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ कह देंगे। ठीक, तो इतनी बात हो गई आपकी कि पश्चिम से चले तो पश्चिम और उष्ण कटिबंधीय क्षेत्र में चले तो उष्ण कटिबंधीय चक्रवात, दोनों बातें होंगी। चलिए आगे देखिएगा। पश्चिमी विक्षोभ जो भारतीय उपमहाद्वीप में जाड़े के मौसम में पश्चिम तथा उत्तर पश्चिम में प्रवेश करती है। आते भाई पश्चिम से, तो इनका नाम पश्चिमी विक्षोभ रख दिया हमने। सीधी बात है कि एक तो पश्चिम से प्रवेश करेंगे, पश्चिम से, और दूसरी बात कहाँ से करेंगे? तो उत्तर पश्चिम से प्रवेश करेंगे। ठीक, तो इनका नाम रख दिया हमने पश्चिमी विक्षोभ। अब देखिए आगे क्या है, इधर पे देखिए भूमध्य सागर पर उत्पन्न होते हैं। ये क्या होते हैं कि जो पश्चिमी विक्षोभ आते हैं इंडिया में, वो बात तो ठीक है, लेकिन अगर आपसे कोई पूछ दे कि जो पश्चिमी विक्षोभ जाड़े में इंडिया में आते हैं, तो किस सागर या फिर किस जो है आपका किस महासागर से उत्पन्न होते हैं, तो सीधा सीधा दिया भूमध्य महासागर। ठीक है, अब देखिए क्या है, जो आपका भूमध्य महासागर है, अगर आप इंडिया की बात करें तो ये रहा मान लीजिए इंडिया। ठीक है, अगर इंडिया के आप इस साइड जाते हैं तो इधर पे मिलेगा आपको भूमध्य महासागर। अगर आप देखें तो टर्की, ग्रीस, ईरान, इराक, ठीक है, इधर से देखिए सीधी सीधी बात है। मैं आपको बताऊं कि ये रहा अगर आपका इंडिया, तो इंडिया के जस्ट बगल में मिलेगा आपको पाकिस्तान। पाकिस्तान से आप निकलेंगे और कहाँ निकलेंगे? पाकिस्तान से सीधे ईरान निकल जाइए, ईरान से निकलेंगे सीधा आपको इराक मिलेगा, सीरिया मिलेगा, टर्की मिलेगा, और यहाँ पे मिलेगा आपको सीरिया, टर्की और ग्रीस के जस्ट नीचे यानी इस साइड मिलेगा आपको, इधर पे मिलेगा आपको भूमध्य सागर। क्या मिलेगा आपको? भूमध्य सागर। तो उसी भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ उत्पन्न होते हैं और पश्चिमी दिशा में यानी इंडिया की साइड चलते हैं। तो ठीक है, याद रखना कि जो इंडिया में जाड़े के समय पश्चिमी विक्षोभ आता है तो कहाँ से आता है? तो भूमध्य महासागर से, भूमध्य सागर से आता है। महासागर नहीं है, सागर है। ठीक है, भूमध्य सागर से उत्पन्न होता है। वहाँ से जो पवनें उठती हैं वो पश्चिम दिशा में चलती हैं और इंडिया में प्रवेश करती हैं, यानी भारतीय उपमहाद्वीप में आती हैं। अब देखिए आगे, भारत में इनका प्रवेश पश्चिमी जेट प्रवाह द्वारा होता है। तो देखिए हमने देखा था कि पश्चिमी जेट प्रवाह जो आपका है, देखिए पश्चिमी जो जेट प्रवाह चल रहा था, देखिए जो जेट प्रवाह चल रहा था वो भी तो आपका पश्चिम से आ रहा था। तो जब जेट प्रवाह पश्चिम से आ रहा है तो इसको भी घसीट के ले आता है। ठीक है, इसको भी साथ में ले आता है पश्चिमी विक्षोभ को। लेकिन ये पश्चिमी विक्षोभ को लाता तो है, ठीक है, लेकिन ये किसके रूप में आता है? तो चक्रवाती के रूप में आता है। यानी इससे क्या होता है? नुकसान होता है। क्यों आता है? चक्रवात लिखा हुआ है तो क्या है? नुकसान होगा। चक्रवात तूफान होता है आपका। तो आता किससे है? तो पश्चिमी जो जेट धाराएं हैं वही इनको घसीट के लाती हैं इस साइड, और ये उत्पन्न कहाँ हो रहा है? तो भूमध्य सागर में उत्पन्न हो रहा है। ठीक है, तो देखिए इससे क्या होता है कि शीतकाल में, अब देखिए सर्दियों के मौसम में रात्रि के तापमान में वृद्धि होती है। अब देखिए रात्रि के तापमान में वृद्धि होने का कोई कारण तो ये है आपका, वैसे तो अगर आप नॉर्मल बात करें तो शीतकाल में क्या होगा? रात्रि के समय तापमान नीचे गिरेगा, लेकिन यहाँ पे क्या होता है? तापमान ऊपर देखने को मिलता है। ठीक है, तो अगर हमें जिस रात में, हमें कुछ रातों में अगर तापमान देखने को मिल जाए तो हमें समझ में आ जाना चाहिए कि जो पश्चिमी चक्रवाती विक्षोभ है वो इंडिया में प्रवेश कर चुका है। ठीक है, तो वही चीज़ है कि इससे देखा जाता है कि शीतकाल में रात्रि के समय अगर तापमान में वृद्धि देखी जाए, वृद्धि अगर तापमान में देखी जाती है तो हमें समझ में आ जाता है कि विक्षोभ के आने का पूर्वानुमान, हमें संकेत मिल जाते हैं इसके संकेत। ठीक है, आगे देखिए क्या है। अब देखिए क्या है,
उष्णकटिबंधीय चक्रवात, अभी हमने देखा कि जो चक्रवात आपका कौन सा था, पश्चिमी आपका जो चक्रवात आ रहा था उसकी हमने बात कर ली, वो कहाँ से उत्पन्न होता है, तो भूमध्य सागर से, याद रखना। लेकिन अगर आप उष्णकटिबंधीय चक्रवात की बात करें तो इसका क्या रोल है, जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात है इसका क्या है, तो उष्णकटिबंधीय चक्रवात कहाँ पे उत्पन्न होगा, उष्ण क्षेत्र में उत्पन्न होगा, जहाँ पे आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होगा वहाँ उत्पन्न होगा। तो उष्णकटिबंधीय क्षेत्र आपका कहाँ से कहाँ तक है, अगर आप 23.5 यहाँ पर लिख दीजिए, 23.5 नॉर्थ, फिर 0 मिलेगा आपको बीच में, फिर लिख लीजिए 23.5 साउथ, तो ये हो गया आपका क्षेत्र। अभी जो बीच वाला क्षेत्र है इसको अगर मैं रेड कर दूं तो देखिए बीच वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पे जो समुद्र रहेंगे, यहाँ पे जो समुद्र आपको मिलते हैं, तो कैसे क्या करेंगे, यहाँ पे हवाएं उत्पन्न करेंगे, और वो हवाएं अगर हमारे इंडिया में प्रवेश करती हैं, उष्ण क्षेत्र से चलने वाली हवाएं आप अपने इंडिया में प्रवेश करती हैं, तो हम उसको उष्णकटिबंधीय चक्रवात नाम दे देते हैं। जैसे अगर आप इंडिया की ही बात कर लें तो ये रहा इंडिया, ये रहा, ठीक है। इस प्रकार से अगर आपका इंडिया है तो यहाँ पे आपको BOB मिलेगा, बे ऑफ बंगाल मिलेगा, इधर पे आपको अरेबियन सी मिलेगा, अरब सागर मिलेगा, इधर पे आपको हिंद महासागर मिलेगा, ठीक है, हिंद महासागर मिल गया। अब यहाँ पे कुछ हवाएं उठेंगी, यहाँ पे कुछ हवाएं उठेंगी, ठीक है। और ये क्या है आपका, यहाँ से जब आपका 23.5 यहाँ पे है, ठीक है, तो इंडिया का जो आपका सबसे नीचे का अक्षांश है वो कितना है, 8 डिग्री 4 अंश है, 8 डिग्री 4 मिनट है, ठीक है। तो यहाँ पे जब 8 डिग्री 4 मिनट है कन्याकुमारी में, तो अगर आप इसके नीचे जाएंगे तो यहाँ पे कहीं पे आपको क्या मिलेगा, 0 डिग्री, कहाँ पे मिलता है आपको, हिंद महासागर में 0 डिग्री मिलता है, ठीक है। और फिर और नीचे जाएंगे तो आपको 23.5 साउथ का पॉइंट मिलेगा, ठीक है, यानी मकर रेखा मिलेगी। तो जो बीच वाला क्षेत्र है यहाँ पे अगर कुछ उत्पन्न होती है पवनें तो उसको हम उष्णकटिबंधीय पवनें कहेंगे। तो वही चीज़ है, अब देखिए इधर पे कि जो उष्णकटिबंधीय चक्रवात बंगाल की खाड़ी तथा हिंद महासागर में उत्पन्न होते हैं, ये कहाँ उत्पन्न होते हैं, हिंद महासागर और बंगाल की खाड़ी में उत्पन्न होते हैं। इन उष्णकटिबंधीय चक्रवातों में तेज गति की हवाएं चलती हैं। अब चक्रवात है तो हवाएं तो चलेंगी, नहीं तो हम उनको चक्रवात क्यों कहेंगे, बिल्कुल नहीं कहेंगे अगर हवाएं नहीं चलेंगी तो, ठीक है। और क्या होता है कि तटीय क्षेत्र में बहुत भयानक बारिश कराते हैं, ठीक है। उड़ीसा में आपको ये चीज़ें देखने को मिलती भी हैं, पश्चिम बंगाल में भी देखने को मिलती हैं। देखिए ये हवाएं चल रही हैं, 1 मिनट के लिए अगर आप इनकी हवाएं देखेंगे ना तो किसकी हवाएं दी हुई हैं, देखिए ग्रीष्मकालीन मानसूनी पवनें, धरातलीय संचरण दिया हुआ है, ये हमारी जेट पवनें नहीं है, धरातल की पवनें हैं। तो देखिए अरब सागर में इस प्रकार की पवनें चलेंगी, इंडिया में प्रवेश कर रही हैं, ये बंगाल खाड़ी में घूम घाम के इस प्रकार से चल रही हैं, यानी यहाँ पे चलती हैं गोल गोल इस प्रकार से चलती रहती हैं, ठीक है, इस प्रकार से ये चल रही हैं। अगर आप इसको देखेंगे ध्यान से तो अरब सागर में बन रहा है, ठीक है। और ये देखिए इधर से कुछ पवनें आपकी जो आ रही हैं ना, इधर पे ये आपका इधर पे भूमध्य सागर मिलेगा आपको इस साइड, और ये जो पवनें चली आ रही हैं आपकी, तो देखिए ऐसी आती हैं और इस साइड ऊपर की साइड मुड़ जाती हैं, यहाँ से क्या करती हैं, यहाँ से प्रवेश करती हैं। तो चीज़ आपकी कुछ दिखाई हुई है धरातलीय पवनें। अगर आप ऊपर की साइड देखते हैं तो इधर पे एक मैप दिया हुआ था, तो देखिए ये जो आपका डॉट 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 लाइन से बनाई हुई है, ये है आपकी पश्चिमी जेट प्रवाह। क्या बनाई हुई है, पश्चिमी जेट प्रवाह बनाई हुई है। और पश्चिमी जो जेट प्रवाह है आपका, जो जेट धाराएं ऊंचाई पर चलती हैं, ये जो आपकी जो पतली पतली बनी है इनको हम, ये धरातलीय पवनें बनी हुई हैं, ठीक है। और ये जो ऊंचाई पर डॉट डॉट लाइन से बनी हुई है ना, ये ऊंचाई पर, अब इधर ऊंचाई तो दिखा नहीं देंगे 9 से 13 किलोमीटर बुक में, इसलिए डॉट डॉट कर दिया, ठीक है। तो पश्चिमी जेट धाराएं बना दी, तो ये डॉट डॉट से पश्चिमी जेट धाराएं आपकी बनी हुई हैं, इनकी दिशाएं दिखा रहे हैं कि किधर से, पश्चिम से चल रही हैं पूरब की साइड, तो नाम क्या रख दिया, पश्चिमी जेट धारा। चलिए अब आगे देखिएगा, इसमें थोड़ा आगे देखेंगे तो इसमें आगे क्या है कि ये भारी बारिश कराती हैं, तेज गति से चलती हैं और ये बारिश कराती हैं। तो देखिए प्रवेश कहाँ से करेंगी, जब ये बंगाल की खाड़ी या फिर अगर आप बात करें अरेबियन सी से चल रही हैं तो प्रवेश कहाँ करेंगी, तो वहीं के तटवर्ती क्षेत्रों में प्रवेश करेंगी। तो कहाँ पर प्रवेश कर जाती हैं, तो ये चक्रवात देखिए कहाँ से लाती हैं, एक तो तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में और उड़ीसा के तटीय भागों पर टकराते हैं, और टकराने के बाद एक तो तेज हवा लाती हैं, ठीक है, जिससे चक्रवात बनता है तेज हवा से। और दूसरी बात मूसलाधार वर्षा कराती हैं। वर्षा क्यों कराती हैं, क्योंकि ये समुद्र से बन रही हैं, ठीक है, और समुद्र से बनने के कारण इनके जो है इनके पास भाप भी रही होगी, क्योंकि समुद्र में बाष्पीकरण होगा तो वो भाप को भी ऊपर उठा लेती हैं। अब वो भाप जो है ठंडी होगी, अब वो भाप जो ठंडी होगी तो तटवर्ती क्षेत्रों में गिरा देती हैं उस पानी को, यानी बारिश करा देती हैं। और तेज हवा चल रही है, अब बरसात और हवा दोनों चीज़ें मिल गई, अब दोनों चीज़ें तेज़ी से मिल गई तो उसमें क्या है, चक्रवात आना तो संभव है, यानी तेज हवा भी है, तेज बारिश भी है।
ठीक है। तो वही चीज़ है, एक तो आपके एग्जाम में सीधा सीधा पूछा जाता है कि जो है इनमें से कौन से राज्यों में जो है सर्दियों के मौसम में अत्यधिक बरसात होती है। तो आपका अधिकतर ऑप्शन मिलता है तमिलनाडु। याद रखना, तमिलनाडु, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, केरल भी आपका मिल सकता है। तो देखिए मूसलाधार वर्षा, क्योंकि अभी तक हमने पूरे जाड़े की बात की है, ठीक है। तो तमिलनाडु में मूसलाधार वर्षा होती है कब? जाड़े के मौसम में, ठीक है। यानी लौटते हुए मानसून से भी आप इसको भूलते हैं, दिसंबर के समय पर, जनवरी, फरवरी, दिसंबर, ठीक है। तो इन महीनों में क्या होता है? तमिलनाडु में बारिश होती है। मूसलाधार वर्षा और पवनों की तीव्र गति के कारण ऐसे अधिकतर चक्रवात अत्यधिक विनाशकारी होते हैं। एक तो हवा तेज है, ऊपर से बारिश तेज है, क्या होगा? भूस्खलन होगा, पेड़ पौधे टूटेंगे, यानी बड़े बड़े पेड़ लगे हैं वो टूट जाते हैं, भूस्खलन हो जाता है, लाइट के जो खंभे लगे होते हैं वो टूट जाते हैं, ठीक है। पानी अपने उफान पर आ जाए तो सड़कों पर पानी आ जाता है तो नुकसान होता है। तो वही चीज़ बता रखा है कि ऐसे जो चक्रवात आते हैं बहुत ही अधिक विनाशकारी होते हैं। क्या आपने अपने दूरदर्शन पर प्रसारित मौसम रिपोर्ट, तो इनको छोड़ दीजिए, कि आपने देखा है क्या कि चक्रवात आ रहे हैं? तो बिल्कुल हमने देखा है, तमिलनाडु में भी देखा है। चलिए इसको हटा दीजिए। अब देखिए आगे, अभी हमने शीत ऋतु के मौसम देखा कि इंडिया में किस प्रकार से, कहां से पवनें आती हैं, कहां से जो जेट पवनें हैं आपकी कहां से चलती हैं, कहां से आती हैं, कहां से उठ रही हैं, किस सागर से प्रवेश कर रही हैं, सॉरी किस सागर से आ रही हैं, किस दिशा से प्रवेश कर रही हैं, ठीक है। और कहां पे बन रही हैं, तो आपकी धरातली पवनें कहां पे बनती हैं, कहां पे बारिश कराती हैं, कहां पे चक्रवात ला रही हैं, या फिर किस राज्य के तट से प्रवेश कर रही हैं। तो इस चीज़ को हमने देख लिया। अब हम देखेंगे, हमने शीत ऋतु का तो देख लिया, अब हम बात करते हैं ग्रीष्म ऋतु की। ग्रीष्म ऋतु में मौसम की क्रियाविधि किस प्रकार की रहती है इंडिया में, इसकी बात करिएगा। तो देखिए सबसे पहले वही पॉइंट है आपके, कि सबसे पहले हम धरातलीय वायुदाब पवनें देखेंगे ग्रीष्म ऋतु में, फिर हम जेठ धाराएं देख लेंगे, ठीक है। तो चलिए देखिए धरातलीय वायुदाब पवनें अब हमने देखी ग्रीष्म ऋतु में। तो देखिए गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में आता है, उत्तरायण स्थिति यानी सूर्य की स्थिति उत्तर की साइड हो जाती है। अब 1 मिनट के लिए रुकिए, क्लास 6 या 7 की बुक से मैं इसमें आपको चित्र दिखाऊंगी कि उत्तरायण दक्षिणायन वाला, तो उससे आपको थोड़ी चीज़ें जो है क्लियर रहेंगी। देखिए इधर पे ये रहा आपका क्लास 6 का 3rd नंबर चैप्टर, पृथ्वी की गतियाँ। तो देखिए पृथ्वी की गतियाँ किस प्रकार से होती है। पहली बात तो आप इधर पर गौर कर लीजिए कि ये आपको दिखाई रहा है, इस प्रकार से एरो दिख रहा है, यानी पृथ्वी की गति किस साइड से किस साइड है। तो ये रहा आपका पूरब, ये रहा आपका पश्चिम। यानी अगर आपसे कोई 1 लाइनर क्वेश्चन में पूछ दे पृथ्वी की गति किस से किस साइड है, तो आप कहेंगे पश्चिम से पूरब की साइड। इस प्रकार से पृथ्वी घूर्णन करती है अपने अक्ष पर, ठीक है। और ये अपने अक्ष पर 23.5 अंश से झुकी भी हुई है। अब इधर पे देखिए क्या है, इधर पे देखिए ये जो सूर्य है, सूर्य की किरणें जो है पृथ्वी देखिए अपने अक्ष से 23.5 से झुकी हुई है, ठीक है, झुक गई। अब देखिए सूर्य की किरणें जो पड़ रही हैं, अगर आप इधर पे देखते हैं तो ये आपका विषुवत व्रत यानी 0 डिग्री है, इधर पर 23.5 अंश पृथ्वी जो की दिखाई गई है, ठीक है। मकर रेखा दिखाई गई है, विषुवत व्रत कर्क रेखा। तो देखिए जब पृथ्वी थोड़ी टिल्ट है यानी थोड़ी झुकी हुई है, तो ये अक्षांश जो हमने बना रखे हैं काल्पनिक, ये नहीं झुकेंगे क्या? बिल्कुल झुकेंगे। तो वही चीज़ है कि इधर देखिए कि पृथ्वी इस प्रकार से झुकेगी, ये 23.5 अंश का बना रही है, इस प्रकार से कोण बनाएगी, तो जो हमने अक्षांश बना रखे हैं काल्पनिक, ये भी झुकेंगे, यानी विषुवत व्रत, कर्क व्रत, ठीक है, मकर व्रत, ठीक है, या फिर कर्क रेखा, मकर रेखा, या फिर 66.5, 66.5, कोई भी आप बोले, हर अक्षांश थोड़ा झुक जाएगा। अब झुकने के कारण देखिए कि झुकी है इस प्रकार से। अब जो सूर्य की किरणें पड़ेंगी इधर, सूर्य की किरणें, ऐसा तो है नहीं कि सूर्य की किरणें भी झुक जाएं, ऐसा तो कुछ होगा नहीं ना, नहीं होगा ना। तो अब सूर्य की किरणें इस प्रकार से पड़ेंगी, यानी सूर्य की किरणें इधर पे अगर आप एक चीज़ गौर करेंगे, अगर आप इधर पे एक चीज़ गौर करते हैं तो सूर्य की किरणें कहाँ पड़ रही हैं, तो सूर्य की किरणें उत्तर ध्रुव पर सीधे सीधे पड़ रही हैं, और बल्कि जो आपका दक्षिण ध्रुव है पूरा अंधेरे में है। इसलिए क्या होता है कि जब सूर्य उत्तरायण रहेगा तो उत्तर ध्रुव पर 6 महीने का दिन रहता है, और जब क्या होता है कि सूर्य उत्तरायण है तब 6 महीने का दिन कहाँ रहेगा, तो उत्तर में, और जब दक्षिणायन है तो 6 महीने का दिन दक्षिण में रहता है। यानी जब सूर्य उत्तरायण है तो दक्षिण में 6 महीने की रात मिलेगी आपको, ठीक है। आपको दिख भी रहा है कि सूर्य जो आपका दक्षिणी ध्रुव है कुछ इस प्रकार से घूमा हुआ है, यानी पूरा अंधेरे में है, ठीक है। यानी पृथ्वी अगर आपकी 24 घंटे में घूमती भी है तब भी इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये पार्ट आपका अलग है कि ये पार्ट आगे पीछे होगा, ये पार्ट आपका सूर्य के इस साइड आ जाएगा दिन रात की वजह से, लेकिन इसमें तो कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है ना, इस चीज़ को गौर से देखिएगा। अब इसमें क्या है कि सूर्य जब उत्तरायण है, उत्तरायण होने का क्या मतलब है कि उत्तर दिशा में है सूर्य, ठीक है। उत्तरायण मतलब
23 जो आपकी नॉर्थ है, जो उत्तर अक्षांश है, उत्तरी अक्षांश है 23.5, सूर्य की किरणें उसी पर सीधी पड़ेंगी। बस यही चीज़ है कि जब सूर्य उत्तरायण है तो 23.5 पर सीधी किरणें पड़ेंगी नॉर्थ पे, और जब सूर्य दक्षिणायन होगा तो क्या होगा आपका कि 23.5 दक्षिण पर सीधी किरणें पड़ेंगी। फिर क्या होगा, फिर ये पार्ट जो है आपका कुछ इस प्रकार से हो जाएगा, ठीक है, यानी ये जो है आपका ध्रुव आपके इस प्रकार से आ जाएंगे, तो उसमें भी चेंज हो जाएगा। जैसे देखिए 1 मिनट के लिए इसमें और भी दिया हुआ है एक चित्र, इसको देख लीजिए, आपका बहुत ही इंपॉर्टेंट लगा मुझे, इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि अगर आप इधर पे देखेंगे तो देखिए इधर पे कि ये बीच में सूर्य रख दिया और हमने क्या किया, पृथ्वी की 4 स्थितियां बना दी। पृथ्वी की 4 स्थितियां आपको दिख रही हैं, 1 2 3 4 देख ली आपने। अब देखिए क्या होगा इधर पे कि रही सूर्य की किरणें। अब हम बात करेंगे कि अगर देखिए उत्तरी आयनात की, यानी उत्तरी आयनात या उत्तरायण एक ही बात है। तो देखिए अगर आपसे कोई पूछे कि उत्तरी गोलार्ध पर सबसे बड़ा दिन कौन सा होता है, तो सबसे बड़ा दिन होता है उत्तरी गोलार्ध पर 21 जून का। और यही क्या होगा कि 21 जून को अगर उत्तर में सबसे बड़ा दिन है तो दक्षिण गोलार्ध में क्या होगा, 21 जून को सबसे छोटा दिन होगा, क्योंकि उस समय पे क्या होगा, जून या अप्रैल मई जून, जिस समय पे हमारे इंडिया में अच्छी खासी गर्मी पड़ती है, उस समय पे अगर आप दक्षिणी गोलार्ध में जाते हैं तो अच्छी खासी सर्दी पड़ती है। और हमारे यहाँ पे जब दिसंबर के समय पे सर्दी रहती है तो आप दक्षिण में जाके देख लीजिए, ठीक है, दक्षिणी गोलार्ध में अगर आप अफ्रीका में जाएंगे तो उधर पे क्या मिलेगा आपको, अफ्रीका के नीचे साइड यानी अफ्रीका के दक्षिण में जाएंगे तो उधर पे आपको क्या मिलेगा, हमारे यहाँ पे अगर दिसंबर में सर्दी है तो वहाँ पे आपको अच्छी खासी गर्मी मिलेगी, ठीक है। इसी कारण क्या होता, आग का मसला वहाँ पे अगर आप दक्षिण में देखते हैं, अगर आप क्या करते हैं, अगर आप ऑस्ट्रेलिया या फिर दक्षिणी अफ्रीका में देखते हैं तो आग का मसला उधर पे जब आता है न्यूज में, जब हमारे यहाँ पे अच्छी खासी सर्दी हो, ठीक है, क्योंकि वहाँ पे उस समय पे अच्छी खासी गर्मी पड़ती है और जंगल में जब पत्ते एक दूसरे से टकराते हैं तो लग जाती है, ठीक है, आग लग जाती है, कोई बड़ी बात नहीं है। तो देखिए इधर पे क्या है, इधर मैं आपको ये चीज़ समझाने की कोशिश कर रही थी कि अगर आपको बड़ा दिन पूछे उत्तरी ध्रुव का तो आपको 21 जून बताना है, और अगर दक्षिण ध्रुव का बड़ा दिन पूछे तो आपको 22 दिसंबर बताना है। और अगर हमारे यहाँ पर अगर हमारे उत्तरी यानी जो उत्तरी गोलार्ध है यहाँ पे अगर सबसे छोटा दिन पूछे तो आपको 22 दिसंबर आप बता सकते हैं। तो देखिए इधर पे एक चीज़, मुख्य चीज़ क्या है कि अभी जो सूर्य आपका दक्षिणायन है, क्योंकि जो है दक्षिणी ध्रुव पर इसका प्रकाश पड़ रहा है, मैंने बताया था अभी ये ऐसा है, यानी सूर्य की किरणें उत्तरी गोलार्ध पर पड़ रही हैं, अब इसकी ऐसी हो गई तो इस वाले पार्ट में यानी दक्षिणी ध्रुव में सूर्य की किरणें सीधी पड़ने लगी। यानी देखिए क्या होता है और जो है इधर पे क्या रहेगा आपका दक्षिणायन जब सूर्य होता है, जब सूर्य दक्षिणायन हो तो सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, तो 23.5 साउथ पर हो। जब सूर्य उत्तरायण हो तब सीधी किरणें कहाँ पड़ती हैं, तो 23.5 नॉर्थ पर यानी कर्क रेखा पर, ठीक है। तो इस चीज़ को याद रखिएगा कि कब कब सूर्य की किरणें नॉर्थ पर सीधी पड़ती हैं, कब साउथ पर। और देखिए साल में 2 बार सूर्य की किरणें सीधी पड़ती हैं विषुवत व्रत पर, यानी विषुवत व्रत यानी आपका भूमध्य रेखा पर, ठीक है। तो ये पड़ रही है आपकी, एक तो पड़ती है 21 मार्च को, एक पड़ती है 23 सितंबर को, ठीक है। तो ये आपका हो गया। इधर पे देखिए एक चीज़, 4 मैंने स्थितियाँ बताई आपकी, 4 तारीख आपको याद रखनी है, 4 तारीख याद रख लेना। एक चीज़ और याद रखना कि अगर आप इधर पे देखेंगे तो 3-3 महीने का अंतर आ रहा है। इधर पे जून से जुलाई अगस्त सितंबर से अक्टूबर नवंबर दिसंबर से जनवरी फरवरी मार्च, तो 4 तारीख याद रख लेना। उत्तरी आयनात याद रखना, दक्षिणी आयनात याद रख लेना, ठीक है। और एक चीज़ और आपका क्या है कि आपका देखिए बसंत विषुव पूछा जाता है एक तो आपका, ठीक है, तो 21 मार्च याद रखना। और आपका बसंत ऋतु इधर पे बता दी। और एक चीज़ इधर पे आपकी कंफ्यूज है, चलिए इधर इसको हम बाद में देखेंगे, इसको देख लीजिए आप लोग। इतना मैंने आपको, इसको क्या करना है आपको, पृथ्वी का परिक्रमण एवं ऋतुएं, किस प्रकार से पृथ्वी जो है सूर्य के चक्कर लगा रही है और किस प्रकार से ऋतुएं चेंज हो रही हैं, किस प्रकार से दक्षिणी ध्रुव उत्तरी ध्रुव में सर्दी गर्मी पड़ रही है, इस चीज़ को थोड़ा आप लोगों को क्या करना है, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए अब हम टॉपिक पर चलते हैं क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो चुका है। देखिए इधर पे हम लोग अपने टॉपिक पे आ चुके हैं। तो उत्तरायण स्थिति मैंने बता दी। इसमें गर्मी का मौसम शुरू होने पर जब सूर्य उत्तरायण स्थिति में होता है, गर्मी का मौसम हमारे यहाँ तभी पड़ता है जब सूर्य की किरणें 23.5 नॉर्थ पर पड़ने लगती हैं। जब 23.5 नॉर्थ पर सूर्य की किरणें पड़ेंगी तो हम उसको उत्तरायण कह देंगे। अब देखिए उपमहाद्वीप के निम्न तथा उच्च दोनों ही स्तरों पर वायु संचरण के उत्क्रमण हो जाते हैं। यानी अब जो वायु संचरण है, सर्दी गर्मी पलटेगी तो क्या होगा कि जो आपका वायु का निम्न और उच्च प्रभाव ये भी बदलेगा। तो उत्क्रमण यानी उल्टी सीधी अब वायु आपकी कहीं वहाँ पे कहीं पे बह रही है, अब यहाँ पे कहीं पर बहेगी। अब हम देखेंगे कैसे बहेगी। जैसे देखिए जुलाई के मध्य तक धरातल में निकट निम्न वायुदाब पेटी, जिसे हम अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र यानी ITCZ कहते हैं। ITCZ हम जिसको कहते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपका, थोड़ा इसको अच्छे से समझ लेना ITCZ को। तो देखिए ITCZ का फुल फॉर्म लिख लीजिए पहले तो।
ITCZ का फुल फॉर्म लिखिए, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल लिख लिया होगा। अब कन्वर्जेंस लिखिए, कन्वर्जेंस, GENC, कन्वर्जेंस जोन। ठीक है, तो ये हो गया आपका इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन। तो हम इंटरट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन किसे कहते हैं? जहाँ पे सूर्य की किरणें सीधी पड़ रही हैं। तो जब 0 डिग्री पर पड़ रही थी तो वो आपका जो था ITCZ था। ठीक है, ITCZ था कब? जब सूर्य की किरणें 0 पर सीधी पड़ रही थी। अब क्या हुआ कि अब जुलाई के मध्य तक धरातल के निकट निम्न वायुदाब पेटी हो जाती है। निम्न वायुदाब पेटी जो होती है, ये जो आपका ITCZ होता है, निम्न वायुदाब पेटी, इस चीज़ को याद रखना है। एग्जाम में सीधे पूछेगा कि कहाँ पे आपका ITCZ पाया जाता है, और ITCZ जो है आपका निम्न होता है या उच्च वायुदाब होता है, तो निम्न होता है। अब दूसरी चीज देखिए इधर पे क्या है कि अभी क्या होता है, जैसे ही सूर्य की किरणें 23:30 पर जाती हैं, या जैसे ही सूर्य की किरणें 23:30 साउथ पर जाती हैं, तो क्या होता है कि ITCZ का प्रभाव खिसकने लगता है। यानी ITCZ अब कहाँ जाएगा? तो मध्य के जुलाई में ITCZ आपका खिसक जाता है। कहाँ पे? 23:30 नॉर्थ पर। और कहाँ पहुँचता है? तो देखिए उत्तर की ओर खिसक कर हिमालय के लगभग समांतर में पहुँचता है ITCZ। यानी जो स्थिति 0 डिग्री पर बन रही थी वो अब हमारे इंडिया में बनने लगी है। यानी जितने भी देश आपके इसके बीच में आएंगे 20 से 25 पर, वहाँ पे बनने लगेगी। 20 से 25 अक्षांश पर ITCZ की स्थिति बन रही है। तो अब हवाएं भी हटेंगी ना, हवाओं की स्थिति भी बदलेगी ना, हवाओं की दिशाएं भी बदलेंगी ना, उच्च वायुदाब निम्न वायुदाब भी तो बदलेंगे। तो आपका जो ITCZ होता है वो तो आपका वैसे ही निम्न वायुदाब होता है। तो अब 20 से 25 इंडिया पर क्या बनेगा? यहाँ पे जुलाई में क्या बनेगा? निम्न वायुदाब। तो फिर वही स्थिति कि यहाँ पे निम्न वायुदाब बन गया, तो फिर उच्च वायुदाब से हवाएं चल के निम्न वायुदाब की ओर यानी इंडिया की ओर आएंगी। अब देखिए क्या है इधर पे कि फिर यहाँ पे हो गया। अब देखिए इस समय पश्चिमी जेठ प्रभाव भारतीय क्षेत्र से लौट चुका होता है। अब जो पश्चिमी जेठ धाराएं थी ना वो वापस चली गई। ठीक है, वो वापस लौट चुकी हैं। वास्तव में मौसम वैज्ञानिकों ने पाया कि भूमध्य रेखीय द्रोणी, जिसको हम क्या कहते हैं ITCZ कहते हैं, कि उत्तर की ओर खिसकने तथा पश्चिमी जेठ प्रवाह के भारत के उत्तरी मैदान से लौटने के बीच एक अंतः संबंध है। यानी ये नियम है आपका, यानी इनके बीच में एक संबंध है। ठीक है, इनके बीच में ऐसा संबंध है कि इन्होंने बता रखा है कि ITCZ जैसे ही उत्तर की साइड खिसकता है, जैसे ही ITCZ आपका 23:30 या 25 के बीच में जाता है, तो पश्चिमी जेठ प्रवाह लौटने लगता है। यानी इस चीज का दोनों का संबंध है कि जैसे ही वो खिसकेगा वो लौटने लगेगा। क्यों? क्योंकि सूर्य की किरणें अब 23:30 पर पहुंची। ठीक है, और 23:30 पर पहुंची तो इनके बीच संबंध है कि अभी लौटेगा। ठीक है, तो पश्चिमी जेठ धारा है, अभी लौटेगा, और लौटेगा तो क्या होगा? कहाँ को लौटेगा? इस साइड जा रहा तो वापस इस साइड चलेगा। तो अब इनकी नाम क्या रहेगा? अब इनका नाम चेंज होगा ना कि अभी पूरब से चल रही है पश्चिम की साइड। ठीक है, अब चलिए आगे देखिएगा। ऐसा माना जाता है कि इन दोनों के बीच कार्य कारण का संबंध है, इन दोनों के बीच अच्छा खासा संबंध है। ITCZ निम्न वायुदाब का क्षेत्र होने के कारण, ITCZ क्या है आपका? निम्न वायुदाब का क्षेत्र है। ठीक है, और देखिए कैसी ये इधर से चल के आई थी ना, मैंने दिखाया था ऊपर आपको इधर पे, और ये घूम घाम के इधर से वापस जा रही हैं, घूम घाम के इस प्रकार से वापस जा रही हैं। और कब जा रही हैं? तो ग्रीष्म ऋतु में। आई कब थी? शीत ऋतु में। मेरे ख्याल से चीज़ें क्लियर रही होगी आपको कि फरवरी में तो आई थी, लेकिन ये जा कब रही हैं? तो जुलाई में वापस जा रही हैं। ठीक है, ग्रीष्म ऋतु में जून जुलाई के आसपास से वापस जा रही हैं। और पहले कहाँ थी? तो ये 25 अक्षांश पर थी, और 23:30 आपका इस साइड है, अब नीचे अक्षांश पर है। अब हम देखेंगे कितने अक्षांश पर है। यानी अगर आपका इधर पर 23:30 है तो ये लगभग 12 से 15 अक्षांश के बीच रही होंगी। अब हम देखते हैं, तो अब इनको हम नाम क्या दे देंगे? अभी पूर्व से चल रही तो अब इनको पूर्व कह देंगे, लेकिन ये चलेंगी ऊंचाई पर ही। क्यों? क्योंकि ये जेठ धाराएं हैं। तो चलिए आगे देखिएगा इसमें क्या है। विभिन्न दिशाओं से पवनों की अपनी ओर आकर्षित करती हैं। दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय सामुद्रिक वायु सन्नति। अब क्या होता है कि जो दक्षिणी गोलार्ध से उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में सामुद्रिक वायु चल रही है, यानी समुद्र से जो वायु चल रही है वो विषुवत पार को अब कब पार करेगी? विषुवत व्रत। यानी अब ये जो दक्षिण में चल रहा है सिस्टम, जो दक्षिण में वायु समुद्र से बन रही है, वो अब क्या करेगी? विषुवत व्रत को पार करेगी। यानी अगर आप देखें तो अभी क्या करेगी कि ये 0 डिग्री है, ये इधर पे आपका दक्षिण है। दक्षिण में अगर इधर पे समुद्र, एक तो आपका दक्षिण में आपका समुद्री समुद्र है, तो यहाँ पे चल रही तो अभी 0 डिग्री को क्या करेंगी? पार करेंगी। यहाँ से इस प्रकार से चलना स्टार्ट होंगी। क्यों? क्योंकि आपका जो ITCZ है वहाँ पे निम्न दाब है, तो ये निम्न दाब के साइड तो दौड़ेंगे ही। ठीक है, तो अभी 0 डिग्री को पार कर गई, क्योंकि जो है अभी फिलहाल में जो ITCZ है कहाँ है? तो अभी फिलहाल में ITCZ जो आपका है वो आपका 20 से 25 के बीच में है। तो अभी 0 डिग्री को पार करेंगी, 20 से 25 के बीच में जाएंगी। कौन? दक्षिणी वाली हवा,
यानी दक्षिणी समुद्र पे जो चल रही हैं, दक्षिणी उष्णकटिबंधीय क्षेत्र में जो हवा चल रही हैं वो ITCZ में जाएंगी। और कैसे जाएंगी ITCZ में? बिना विषुवत व्रत के पार करे तो वहाँ पे पहुँच ही नहीं सकती, तो पहुँच गई। चलिए ठीक है, आगे देखिएगा। सामान्यतः दक्षिण पश्चिम दिशा में इसी कम दाब वाली पेटी की ओर अग्रसर होती हैं। तो अभी क्या करेंगे, यहाँ पे कम दाब की पेटी है, उसकी साइड क्या है, अग्रसर होंगी। यही आर्द्र वायुधारा दक्षिण पश्चिम मानसून कहलाती हैं। अब आपको समझ में आया कि दक्षिण पश्चिम मानसून कौन है? जून जुलाई की ही बात कर रहे हैं ना अब, गर्मियों की हम, तो इसमें क्या है, आर्द्र हवाएं हैं। अब यहाँ पे आपका जो है हिमालय नहीं है कि वहाँ से शुष्क हवाएं बचेंगी। अभी जो हवाएं हैं आर्द्रता लिए हुए हैं, यानी पानी यानी जल बाष्प उसमें भरे हुए हैं हवा में। अभी जब जल बाष्प उसमें भरे हुए हैं और जब ये पश्चिमी घाट से टकराएंगी तो अब बारिश कराती हैं जून जुलाई के महीने में वहाँ पे, ठीक है। तो इसी को हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। ऐसा होता है ना कि इंडिया में आपका मानसून कुछ इस प्रकार से प्रवेश करता है। अब ख्याल से आपको, मेरे ख्याल से अब समझ में आ गया होगा आपको ये हवाएं कहाँ से चलती हैं, तो चल कहाँ से रही हैं, ये दक्षिण के समुद्री स्थल से यानी समुद्र से चल रही हैं, ठीक है। और यहाँ पे प्रवेश करेंगी, प्रवेश करेंगी तो इनको मिलेगा क्या, इनको मिलेगा पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट से टकरा जाएंगी। पश्चिमी घाट से टकराने के बाद बारिश कराएंगी। क्यों? क्योंकि इनमें बहुत ज़्यादा आर्द्रता है, आर्द्रता यानी इसमें बहुत ज़्यादा पानी की मात्रा ले रखी है इन लोगों ने। चलिए अब देखते हैं जेट वायुदाब क्या है। जेट वायुदाब तो मैंने पूरा समझा दिया आपको कि अभी लौट रही हैं, ठीक है, मैंने बताया भी है आपको हर चीज़। तो देखिए जेट प्रवाह एवं उत्तरी वायु परिसंचरण, ऊपर है, ऊपर, उत्तरी नहीं ऊपरी, तो ऊपर है तो ऊपरी कह दिया। वायुदाब एवं पवनों का ऊपरी प्रतिरूप केवल क्षोभ मंडल के निम्न स्तर पर पाया जाता है। तो अभी क्या होता है, क्षोभ मंडल का थोड़ा निम्न स्तर आएगा। जून में प्रायद्वीप के दक्षिणी भाग पर पूर्वी जेट धाराएं 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चलती हैं। देखिए पूर्वी हो गई, अभी वही पश्चिमी थी, वही घूम के अब इनका नाम पूर्वी हो गया। पहुंची कहाँ, ये दक्षिण में पहुंच गई। अभी मैंने आपको चित्र दिखाया, ये रही इधर पे, कहाँ गई, तो देखिए इधर पे ये रही, इधर पे ये रही, ठीक है। इधर से तो घुसी थी, इन्हें प्रवेश करके यहाँ से वापस जा रही हैं। इनको नाम क्या दिया, पूर्वी, क्योंकि अभी हमें ऐसा लग रहा है जैसे पूरब से। आखिर बात कुछ नहीं है, पहले पश्चिम से आई थी, अभी पूरब, वही चीज़ है, लेकिन अब इन्होंने क्या किया, पूरब से चलना स्टार्ट किया वापस लौटते समय, तो अब इनको हमने पूर्वी कह दिया बस। अब चलिए इसको थोड़ा आगे देख लीजिए, और आगे इसमें क्या दिया हुआ है, यही चीज़ हम लोग देख रहे थे। तो दक्षिण में चल रही हैं, ठीक है। याद रखना कहाँ से चलती हैं, किस समय पर चलती हैं। गर्मियों में वापस कर रही हैं, सर्दियों में आई थी। किस प्रकार से चल रही है, तो 90 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही हैं। यह जेट प्रवाह अगस्त में क्या करती हैं, 15 उत्तरी अक्षांश तथा सितंबर में 22 उत्तरी अक्षांश पर स्थित हो जाता है। तो इनका आगे पीछे होता रहता है, इसको याद कर लेना। ऊपरी वायु परिसंचरण में पूर्वी जेट प्रवाह सामान्यतः 30 उत्तरी अक्षांश से परे नहीं जाता। अगर आपसे कोई पूछे तो ये 30 से ऊपर नहीं जाता, ठीक है, 30 से ऊपर नहीं जाएगा। चलिए अब इसमें आगे देखिएगा, इसमें क्या है, पूर्वी जेट प्रवाह तथा उष्णकटिबंधीय चक्रवात। अभी पूर्वी जेट प्रवाह आ रहा है आपका, ठीक है। तो ये थोड़ा अब देखिए उष्णकटिबंधीय चक्रवात, तो चक्रवात तो हमारे यहाँ उष्णकटिबंधीय ही रहेंगे ना, जब उष्णकटिबंधीय क्षेत्र से हैं। तो देखिए पूर्वी जेट प्रवाह उष्णकटिबंधीय चक्रवातों को भारत में लाता है। अब इस साइड से आ रहा है ना, तो देखिए अगर आप देखेंगे कि उड़ीसा के तट पर टकरा गई, उड़ीसा के तट पर चक्रवात आ गए हैं, तो देखिए यही ला रही हैं इस प्रकार से घूम घूम के, ठीक है। और दक्षिणी भाग में लाई कौन, ये जेट प्रवाह है, ठीक है। ये चक्रवात भारतीय उपमहाद्वीप में वर्षा के वितरण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। और इन्हीं के कारण क्या होती है कि भारतीय उपमहाद्वीप में पूर्व में जो मानसून है फैलता है आपका, ठीक है। तो ये मुख्य है, ऐसा देखिए अगर ये नहीं होगी तो ये अगर मानसून को नहीं फैलाएंगी तो एक ही जगह बरसात हो जाएगी। इन चक्रवातों के मार्ग भारत में सर्वाधिक वर्षा वाले भाग हैं, ठीक है। तो ये कैसे माने जाते हैं कि भारत में रहती हैं तो अधिकतर बरसात कराती हैं, ठीक है। इन चक्रवातों की बारंबारता दिशा, यानी इन चक्रवातों का बारंबारता यानी फ्रीक्वेंसी, दिशा, इनका मतलब जो डायरेक्शन है, इनकी गहनता एवं प्रवाह है, किस साइड से बह रही है। एक लंबे दौर में भारत की ग्रीष्मकालीन मानसूनी वर्षा के प्रतिरूप निर्धारण इनका कर रखा है हमने, मतलब इनकी दिशा कहाँ से कहाँ है, या मतलब ऐसा नहीं है कि हमने इस साल देख ली कि इसकी दिशा पूरब से, हमने अगले साल देख ली इसकी जगह पश्चिम से है, इसकी दिशा पश्चिम से, तो ऐसा नहीं है। बहुत वर्ष लगे, ठीक है, 50-60 साल इन लोगों ने देखा होगा कि 50-60 साल की जो है पूरा इन्होंने डाटा निकाला होगा, आंकड़े निकाले होंगे, फिर देखा होगा कि धाराएं जो हैं कहाँ से कहाँ चल रही हैं। तो वही चीज़ बता रखा है। तो इधर पे आपका ये चीज़ समाप्त हो गई। तो इधर पे तो हमने देखिए ITCZ देख लीजिए, मैंने आपको ITCZ बताया भी है, बताया तो है ही मैंने आपको। इसको थोड़ा 1 मिनट के लिए इसको जल्दी पढ़ लेते हैं। तो ITCZ का मैंने फुल फॉर्म तो आपको बता ही दिया। क्या बताया मैंने, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, ठीक है, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन, हिंदी में कहेंगे इसको उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र। देखिए विषुवत व्रत पर स्थित, विषुवत व्रत यानी 0 डिग्री, ठीक है, 0 डिग्री अक्षांश, विषुवत व्रत पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय यानी विषुवत व्रत, जैसे आप बोलते हैं ना 23.5 से 23.5 ऊपर से नीचे तक पूरा आपका उष्णकटिबंधीय क्षेत्र होता है। अब इन्होंने बताया अंतः उष्णकटिबंधीय यानी 0 डिग्री के आसपास,
ठीक है। तो विषुवत वृत्त पर स्थित अंतः उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र एक निम्न दाब वायु वाला क्षेत्र है। तो इसको याद रखना कि एक ऐसा क्षेत्र है तो निम्न दाब, अभी दक्षिण में खिसके उत्तर में खिसके जीरो पर रहे, अब जहां जाएगा तो निम्न वायु दाब ही लेके चलेगा। इस क्षेत्र में व्यापारिक पवनें मिलती हैं। तो ये आपके 23.5 और 23.5 के बीच ही आपकी व्यापारिक पवनें आपको मिलती हैं। इस चीज को याद रखना है, जिसको हम ट्रेड विंड कहते हैं। अतः इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। अब देखिए इधर पे क्या है कि इस क्षेत्र में जो है वायु ऊपर उठेगी, ठीक है। देखिए इधर पे क्या होता है, जब आपका ऊपर उठने का क्या है, तो देखिए इधर पे देखिए सूरज की किरणें जब सीधी पड़ेंगी, जिस जगह पर सूरज की किरणें सीधी पड़ेंगी तो आप टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा। अब टेम्परेचर ज़्यादा रहेगा तो उसकी सरफेस जो है पृथ्वी की गर्म रहेगी वहाँ पे। अब पृथ्वी की सरफेस गर्म होने के कारण वायु भी गर्म रहेगी, सरफेस के जो कॉन्टैक्ट में रहेगी वो वायु भी गर्म रहेगी। अब जो वायु अगर गर्म रहेगी तो क्या करेगी, वायु ऊपर की साइड उठेगी, क्योंकि हल्की वायु होती है, गर्म वायु जो होती है हल्की होती है, और हल्की होने के कारण ऊपर उठना स्टार्ट करती थी। अब इधर से क्षेत्र से वायु ऊपर उठती है तो इधर पे क्या होगा, ये क्षेत्र खाली हो जाएगा, ठीक है। निम्न वायुदाब वाला क्षेत्र बन जाएगा। अब जहाँ से उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होगा, जहाँ पे ठंडी हवाएं होंगी वो वहाँ पे आना स्टार्ट करेंगी, तो ये चीज़ आपकी होती है, वायु इधर पे आना स्टार्ट करेगी। तो वही चीज़ बताए कि निम्न वायुदाब वाला जहाँ क्षेत्र होता है वहाँ वायु ऊपर उठती है। क्यों? क्योंकि वायु वहाँ पे गर्म रहती है और गर्म होने के कारण ऊपर उठती है, और जब ऊपर उठेगी तो वहाँ पे क्षेत्र जो है खाली हो जाता है, और खाली होने के कारण जो ठंडी हवाएं होती हैं, जो उच्च वायुदाब वाला क्षेत्र होता है, वहाँ से उच्च वायुदाब वाले क्षेत्र से ठंडी हवाएं चल के उन निम्न वायुदाब क्षेत्र की ओर बहने लगती हैं। जुलाई के महीने में ITCZ जो होता है 20 से 25 अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदानों में स्थित होता है। कहाँ पर रहता है कि जुलाई के महीने में ITCZ इंडिया पर रहता है, तो 20 से 25 अक्षांश पर रहता है, गंगा के मैदानों पर स्थित रहता है। इसे कभी कभी मानसूनी गर्त भी हम लोग कह देते हैं। यह मानसूनी गर्त उत्तर और उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायुदाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। यानी अगर आप बात करें उत्तर पश्चिमी भारत पर अगर देखें तो वहाँ पर तापीय निम्न वायुदाब, तापीय यानी टेम्परेचर थोड़ा ज़्यादा रहेगा। क्यों रहेगा? सूर्य की किरणें थोड़ा उस पर सीधी पड़ रही हैं, ठीक है, 23.5 पर, तो वहाँ पर तो गर्म रहेगा आपका। तो चीज बता रखा है। आगे देखिए, ITCZ के उत्तर की ओर खिसकने के कारण दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें 40 से 60 पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त को पार कर जाती हैं। क्योंकि क्या होता है कि जब ITCZ उत्तर की ओर खिसकता है तो दक्षिण में उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनता है। अब जब उच्च वायुदाब का क्षेत्र बनेगा तो वो ढूंढेगा किसको? निम्न वायुदाब के क्षेत्र को। अब उसको निम्न वायुदाब का क्षेत्र मिलेगा कहाँ? विषुवत वृत्त को पार करने के बाद। विषुवत वृत्त यानी 0 डिग्री अक्षांश को पार करने के बाद उसको ITCZ मिलेगा। वो ITCZ मिलने के लिए उसको कहाँ आना पड़ेगा? तो 23.5 के आसपास आना पड़ेगा। तो वही चीज़ बता रखा है कि जो दक्षिणी गोलार्ध में व्यापारिक पवनें थी वो अब क्या करती हैं, वो अब पार करती हैं 0 डिग्री व्रत को, ठीक है। यानी आपका 0 डिग्री व्रत बोले तो आप विषुवत व्रत बोल दीजिए, भूमध्य रेखा बोल दीजिए, कुछ भी बोल दीजिए, एक चीज़ के 3 4 नाम है, ठीक है। तो उसको पार करती हैं और आती हैं कहाँ पे? ITCZ नॉर्थ में आती हैं। चलिए इसको आगे देखिए कि यहाँ पे क्या होता है कि दक्षिणी गोलार्ध की व्यापारिक पवनें जो 60 से 70 पर चलती, 40 से 60 के बीच वहाँ पे चल रही हैं, वो अब पार करके आती हैं विषुवत व्रत को, ठीक है। कोरियोलिस बल, ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट है। कोरियोलिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा कैसी हो जाती है? तो दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर खिसक जाती है, पूरी पलट जाती है, ठीक है। यही क्या करती हैं इसको। अब आप कोरियोलिस बल को थोड़ा समझ लीजिए। अगर आप इस प्रकार से पृथ्वी बनाते हैं तो ये आपका 0 डिग्री हो गया। अब देखिए हो गया आपका उत्तर, ही हो गया दक्षिण। अब यहाँ पे क्या होता है कि मान लीजिए एक व्यक्ति है इधर, ठीक है, उसको जाना है इधर, ठीक है, उसको जाना है इधर, लेकिन ये पृथ्वी के घूमने के कारण एक बल लगता है। यानी ये पूरब है, ये है आपका पश्चिम, ये पूरब है पश्चिम है, ठीक है। तो ये बल जो है आपका तो उत्तरी गोलार्ध में कहाँ लगता है? तो अगर कोई जो है आपकी फ्री मूविंग बॉडी है, कोई मतलब मान लीजिए जैसे हवाएं को हम रोक तो सकते नहीं, वो अपने मन से चलेंगे, यानी फ्री है, अपने आप में चलने में फ्री है, एकदम चल लीजिए, ठीक है। तो ये जो है ना, ये इधर पे इसको जाना किधर है? अगर मैं इसको रेड करके बताऊं, इसको जाना इधर है, तो ये हवाएं क्या करेंगी? अगर ये इधर से ऊपर की साइड चलना चाहें तो कोरियोलिस बल के कारण इस साइड चल जाती हैं। यानी अगर आप बोलते हैं तो ये अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाती हैं। उत्तर की बात करी मैंने, कहाँ पे? उत्तर में सीधे हाथ की तरफ मुड़े जाती हैं, सीधे हाथ की तरफ मुड़ रही हैं, यानी अपने दाएं में मुड़ रही हैं। लेकिन अगर आप इधर की बात करें तो इधर पे मुड़ती हैं बाएं में। यानी अगर आप इस साइड की बात करें तो ये हवाएं इस साइड मुड़ेंगी। यानी कोई व्यक्ति है इस साइड, व्यक्ति तो नहीं बोलेंगे इसको, क्योंकि व्यक्ति को कोई नहीं चला सकता, व्यक्ति अपने मन से चलेगा, इसको हवा बोल लीजिए आप। तो ये जो हवा है आपकी, इसको ब्लू करके देखना, ये हवा है इधर से, उसकी डायरेक्शन इस साइड है, लेकिन कोरियोलिस बल के कारण मुड़ेंगी इस साइड। और जब मुड़ेंगी इस साइड तो आपको क्या लगेगा कि हवाएं इस साइड से चलती हुई आ रही हैं।
तो ये आपका कोरियोलिसिस बल याद रखना कि उत्तर में कहाँ मुड़ती हैं, तो उत्तर में हवाएं मुड़ती हैं अपने सीधे हाथ की तरफ, यानी उत्तर में दाएं की साइड, और दक्षिण में, दक्षिणी गोलार्ध में बाएं की साइड मुड़ जाती हैं। तो ये जो हवाएं हैं आपकी इसी प्रकार से मुड़ती हैं। अब देखिए, अब जो इन्होंने इधर पर लाइन बता रखी है इसको देखिए, कोरियोलिसिस बल के प्रभाव से विषुवत वृत्त को पार करने वाली इन व्यापारिक पवनों की दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है। अब देखिए, अगर आपकी पृथ्वी है, ठीक है, तो देखिए ये आपका 0 डिग्री, इसको हम पूर्व कहेंगे, इसको पश्चिम कहेंगे, इसको उत्तर कहेंगे, इसको दक्षिण कहेंगे। इन्होंने क्या बताया कि व्यापारिक पवनें जो दक्षिण में बह रही हैं वो कैसी हैं, वो दक्षिण पश्चिम हैं, यानी इधर से दक्षिण पश्चिम बह रही हैं। लेकिन अभी बह रही हैं अभी दक्षिण पश्चिम, तो हैं कहाँ पे, अभी ये पवनें हैं कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। लेकिन ये 0 डिग्री को पार करके आएंगी कहाँ पे, आएंगी उत्तर में। अब उत्तर में अगर इस साइड चल रही हैं तो अब इनको कहाँ जाना है, ये अपने सीधे हाथ के साइड मुड़ जाएंगी। ठीक है, ये अपने क्या करेंगी, इस सीधे हाथ के साइड मुड़ेंगी, तो उत्तर पूर्व में मुड़ेंगी। ठीक है, ये कहाँ बह रही हैं आपकी, 1 मिनट रुकिए, 1 मिनट के लिए, दक्षिण पश्चिम। ठीक, देखिए इधर पे पूरब, पश्चिम, उत्तर, और ये रहा आपका दक्षिण। तो अभी क्या करेंगी, उत्तर पूर्व की ओर अपने सीधे हाथ की तरफ मुड़ जाएंगी ये पवनें। चलिए आगे देखिए क्या है, यही दक्षिण पश्चिम मानसून है। तो ये जो पवनें हैं इनको हम क्या कहते हैं, दक्षिण पश्चिम मानसून। अब हम इनको कह देंगे कि अभी उत्तर पूर्व की ओर मुड़ चुकी हैं। देखिए ना, इधर पे क्या है, इधर पे पूरब, इधर पे पश्चिम, इधर पे उत्तर, यहाँ पे दक्षिण। अभी ये यहाँ से आ रही थी ना, ठीक है, इधर पे पूर्व, इधर पे सॉरी, इधर पे पूरब, इधर पे पश्चिम। अभी कहाँ जा रही हैं, अभी उत्तर पूर्व की ओर जा रही हैं। तो यही तो इंडिया में मानसून प्रवेश कर गया। ठीक है, तो इसी मानसून को तो हम दक्षिण पश्चिम मानसून कह देंगे। ठीक है, शीत ऋतु में ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है। तो मैंने अभी आपको बताया कि जैसे ही आपका जो आपका सूर्य है दक्षिणायन जाता है, तो वो दक्षिणायन स्थिति में जाएगा तो मकर रेखा पर सीधा पड़ेगा, और मकर रेखा पर सीधा पड़ने के कारण जो स्थिति उत्तरायण में कर्क रेखा पर पड़ रही थी, बन रही थी, वही स्थिति ITCZ की कहाँ बनेगी, तो वही स्थिति अब आपकी दक्षिण में बनने लगेगी। और दक्षिण में वो स्थिति कब बनेगी, जब हमारे इंडिया यानी उत्तरी गोलार्ध में गर्मी की ऋतु होगी, तो वहाँ पे जब यहाँ पे क्या होगा कि जब यहाँ पे गर्मी की ऋतु होगी तो वहाँ पे शीत ऋतु होगी। तो वही उन्होंने बताया कि शीत ऋतु जब वहाँ पे हमारे यहाँ पे शीत ऋतु होती है तो वहाँ पे कैसा रहेगा, वहाँ पे गर्मी का मौसम रहेगा। ठीक है, कहाँ पे, दक्षिणी गोलार्ध में। और जब दक्षिणी गोलार्ध में आपका गर्मी का मौसम रहेगा, यानी सीधी बात है कि सूर्य मकर रेखा पर पहुँच गया है, यानी सूर्य दक्षिणायन हो चुका है। अब सूर्य दक्षिणायन है, मकर रेखा सीधा पड़ रहा है, तो ITCZ की स्थिति वहीं बनेगी। और जब वहां पे ITCZ की स्थिति बनेगी तो वहां पे भी आपका निम्न वायुदाब बन जाएगा। चलिए आगे देखिए, इसी के अनुसार पवनों की दिशा क्या होती है कि यहाँ पे दक्षिण से बदलकर उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, यही आपका उत्तर पूर्व मानसून बन जाता है। ठीक है, तो यही चीज आपकी और कुछ नहीं है। अब भारतीय मानसून की प्रक्रिया, इसको हम कल देखेंगे। आपका 1 घंटे से ऊपर सेशन चला गया है। चलिए अब कल मिलते हैं। ये जो आपका बहुत इंपॉर्टेंट था, बहुत ही ज्यादा। और देखिए, अगर आपको कोई भी इधर पे कंफ्यूजन है और अगर आपको पूछना है तो आपको क्या करना है, फेसबुक या इंस्टाग्राम पे आप मुझे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक आपका डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। तो आप मुझे पर्सनली मैसेज कर सकते हैं ताकि मैं आपको चीज़ें क्लियर कर दूंगी। तो देखिए, भारतीय मानसून की प्रक्रिया हम कल देखेंगे और इस टॉपिक को हम कल देखेंगे। तो तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।